स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वन शॉट रिवीजन सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है। लीजेस इंड एएस 116 लीजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है और ये वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अपन लोग ये रिवीजन सेशन करेंगे कैसे, तो मैंने आपके इंड एएस 116 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स में उतार दिए हैं। टोटल वो बैठते हैं 9 पन्ने। क्या 9 पन्नों में सारे आ गए? हाँ जी, 9 पन्नों में सारे के सारे आ गए। तो अपन लोग अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करके चलेंगे उन 9 पेजेस से। फॉलोड बाय दैट हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आप इस वीडियो के बाद आपका इंड एएस 116 पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए। हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट करके चलेंगे। तो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जो सबसे पहली चीज है, अच्छा ये वीडियो एग्जामिनेशन अप्रोच से रहेगी, प्योर एंड प्योर। तो जो सबसे पहली चीज है जो इंस्टीट्यूट पूछता है आपसे, वो पूछता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज, के भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज है भी या नहीं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करनी होती है। तो वो दो पॉइंट पे सबसे ज्यादा पूछता है, एक राइट टू कंट्रोल और एक आइडेंटिफाइड एसेट के ऊपर आपको इवेलुएट करके देना होता है कि लीज है भी या नहीं। तो लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कन्वे करता है राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट। तो आपको कंट्रोल का अधिकार मिलता है, किस चीज का कंट्रोल करने का? यूज को कंट्रोल करने का। किसके यूज को? आइडेंटिफाइड एसेट के यूज को कंट्रोल करने का अधिकार मिलता है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपके पास उस एसेट को इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लीज है, अदरवाइज उस कॉन्ट्रैक्ट में लीज नहीं है। अब बात करते हैं राइट टू कंट्रोल। आप कैसे देखोगे कि राइट टू कंट्रोल है भी या नहीं? तो उसके लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। बेनिफिट आना चाहिए आपके पास और आपके पास पावर होनी चाहिए। बेनिफिट आपके पास कौन से आने चाहिए? ऑल द बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट। एसेट को इस्तेमाल करके जितने भी बेनिफिट है वो सभी आपके पास आने चाहिए, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे प्राइमरी आउटपुट हो, बाय प्रोडक्ट हो, या फिर सबलीज का राइट हो। आपके पास सारे के सारे राइट उसके पास होने चाहिए। ये सारे के सारे राइट, ध्यान रखना, यूज के राइट है, ऑनरशिप के राइट नहीं है। उस एसेट को इस्तेमाल करने के अधिकार। फिर उसके बाद आपके पास पावर होनी चाहिए। पावर या तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आपके पास पावर होती है। या तो कस्टमर के पास राइट हो के वो डायरेक्ट कर सके कैसे और किस पर्पस से एसेट का इस्तेमाल होगा। भाई आप बता सकते हो कि एसेट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर ये राइट पहले से ही प्री डिटरमिंड है तो या तो कस्टमर ने एसेट को डिजाइन करा हो या फिर कस्टमर के पास राइट हो टू ऑपरेट और डायरेक्ट अदर टू ऑपरेट, तो ही आपके पास पावर मानी जाएगी। तो यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन प्लस अगर आपके पास बेनिफिट है तो आपके पास राइट टू कंट्रोल है। अगर आपके पास राइट टू कंट्रोल है तो लीजेस भी है, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट। अच्छा, अगर आप जो डिसीजन है मेंटेनिंग के, कैसे एसेट को मेंटेन किया जाएगा, वो कोई राइट नहीं है, वो एक तरह का प्रोटेक्टिव राइट के अंदर आ जाता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो आपके पास नहीं भी है तो। अच्छा, सप्लायर के प्रोटेक्टिव राइट आपके पास अगर सप्लायर के पास है, अगर सप्लायर बता सकता है कि आप मॉडिफाई नहीं करा सकते, आप फलानी चीज नहीं करा सकते, सो दैट उसकी एसेट का प्रोटेक्शन रहे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मानेंगे कि आपके पास पावर है। कल को आपने ऑल्टो ली और उसकी छत कटवा दी तो वो सप्लायर का तो नुकसान हो जाएगा ना, ये बोल के कि भाई आपने तो बोल दिया मुझे कन्वर्टेबल चलानी थी। तो सप्लायर के पास जो प्रोटेक्टिव राइट है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आउटपुट बता देना पावर नहीं है। अगर आप ये बता सकते हो कि भाई मुझे फाइनल आउटपुट ये चाहिए, तो दिस इज नॉट पावर, दिस इज व्हाट, कि आप कोई सर्विस अवेल कर रहे हो और आप अपना फाइनल आउटपुट चाहते हो, तो वो कोई पावर नहीं है। याद रखना, आपको इस्तेमाल करने का पावर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज वो पूछते हैं आइडेंटिफाइड एसेट से, कि आइडेंटिफाइड एसेट या तो एक्सप्लिसिट हो सकती है या इम्प्लिसिट हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर वो कैपेसिटी पोर्शन है, कैपेसिटी पोर्शन का मतलब फ्लोर है कोई बिल्डिंग का, फ्लोर का या कोई कमरा है, तो वो एक कैपेसिटी पोर्शन है, उस पूरी कैपेसिटी का एक छोटा हिस्सा। अगर वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है, जैसे फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, तो वो एक आइडेंटिफाइड एसेट है। अगर वो फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है तो लेजी के पास सब्सटेंशियल राइट होना चाहिए फॉर ऑल द कैपेसिटी, उसके पास राइट होना चाहिए पूरी कैपेसिटी को इस्तेमाल करने का। अगर पूरी कैपेसिटी को वो नहीं इस्तेमाल कर सकता तो फिर आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। और अगर आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है तो लीजेस भी नहीं है। अच्छा, आइडेंटिफाइड एसेट के साथ एक पॉइंट और आता है, वो आता है सप्लायर राइट। वो कहता है कि भाई अगर सप्लायर के पास पावर है कि वो एसेट को सब्स्टिट्यूट करके कोई और एसेट आपको दे सकता है, तो इसका मतलब आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है।
कोई ऐसी एसेट नहीं है ना कि यही आपको मिलेगी, वो तो फिर आपको सर्विस दे रहे हो। और सप्लायर का सब्स्टिट्यूशन का राइट सब्सटेंशियल होना चाहिए। सब्सटेंशियल बोले तो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि सप्लायर बेनिफिट होना चाहिए और उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको सब्स्टिट्यूट कर सके। अगर वो राइट सब्सटेंशियल है तो देयर इज नो आइडेंटिफाइड एसेट, एंड इफ देयर इज नो आइडेंटिफाइड एसेट देन देयर इज नो लीज। तो भाई चेक करो सप्लायर सब्स्टिट्यूशन राइट क्या सब्सटेंसिव है। सब्सटेंसिव के लिए ये दो कंडीशन, सप्लायर हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी और सब्स्टिट्यूशन से उसको बेनिफिट होना चाहिए कि हाँ सब्सटेंसिव है, जो सप्लायर का राइट है वो सब्सटेंसिव है तो नो आइडेंटिफाइड एसेट। अगर वो सब्सटेंसिव नहीं है तो देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट एंड देयर इज एन लीज। अगर आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे एसएसआर को तो एज्यूम नॉट सब्सटेंसिव। एसएसआर जो है कंटिंजेंट नहीं होने चाहिए, तो अगर वो कंटिजेंट है तो वो सब्सटेंसिव नहीं है। कंटिजेंट बोले तो कि मान लो उसने बोल रखा है कि अगर कल को कोई गाड़ी खराब हो गई, आपने इनोवा ली लीज पे, उसने बोल रखा है कि अगर इनोवा खराब हो जाती है, मेंटेनेंस पे जाती है, रिपेयर पे जाती है, तो वो एक आपको ऑल्टरनेट गाड़ी अवेलेबल फॉर दैट पीरियड करा के देगा। तो वो एक कॉन्टिजेंट है, वो जो सब्स्टिट्यूशन है वो कॉन्टिजेंट है किस पे, इनोवा के खराब होने पे। तो फिर इसका मतलब वो सब्सटेंसिव नहीं है। अगर सब्सटेंसिव नहीं है तो आइडेंटिफाइड एसेट भी है, और अगर आइडेंटिफाइड एसेट भी है तो इंड एस 116 के अंदर स्कोप के अंदर भी वो है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इंस्टीट्यूट पूछता है पेज नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 71, द लास्ट माइल इज अ डेडिकेटेड केबल। वो एक डेडिकेटेड केबल नेटवर्क है दैट कनेक्ट एंटिटी वायर नेटवर्क विद द एंड कस्टमर डिवाइस। द यूज ऑफ दिस केबल इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कस्टमर। Entity Y decide the location of the endpoint and has the right to replace the line dedicated cable. However, it is not practicable to replace the line since replacement would require additional cost that would be incurred without any corresponding benefit. तो सिंपल सी बात है भाई साहब, उसका जो है प्रैक्टिकल नहीं है, तो यानी कि जो सप्लायर का सब्स्टिट्यूशन राइट है वो सब्सटेंसिव नहीं है। अगर वो सब्सटेंसिव नहीं है तो कोई भी आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है और 116 से भी बाहर है। If it is practical for entity Y to replace the line and entity Y would benefit from this replacement, तो क्या आपका आंसर बदलेगा? जी हाँ, हमारा आंसर बदल जाएगा। इसका मतलब सब्सटेंशियल राइट जो है आपका वो सब्सटेंशियल बन जाएगा और आइडेंटिफाइड एसेट जो है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, माय बैड, सब्सटेंशियल नहीं है तो आइडेंटिफाइड एसेट है और इंड एस 116 है। यहाँ पे सब्सटेंशियल है तो आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है और इंड एस 116 भी नहीं है। वो मैंने गलती से उल्टा लिख दिया था। केस 2, कस्टमर एक्स एंटर इनटू अ 10-year contract with utility company entity Y for the right to use 3 specified physically distinct fiber within a large cable net connecting Mumbai to Delhi। ओके, तो वो कह रहा है बहुत सारी केबल दिल्ली से मुंबई ऐसे ऐसे जा रही हैं, उसमें से ये वाली केबल जो है, ये वाली केबल जो है वो लीज पे ले ली और ये फिजिकली डिस्टिंक्ट है। अगर फिजिकली डिस्टिंक्ट है तो आइडेंटिफाइबल एसेट है। Customer make the decision about the use of the fiber by connecting each end to the fiber in electronic component। उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो कस्टमर के पास उसका पूरा पूरा राइट है। इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, कौन से डिवाइस में लगाना है, कब लगाना है, रात को कब लगाना है, दिन में कब लगाना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना, वो सब उसका राइट है। उसके पास वो सारे अधिकार है। तो यानी कि राइट टू कंट्रोल भी उसके पास है, फिजिकली डिस्टिंक्ट है तो आइडेंटिफाइड एसेट भी उसके पास है। तो यानी कि 116 की दोनों कंडीशन है तो 116 यहां पर लग जाएगा। कस्टमर एक्स एंटर इनटू अ 10-year contract with entity Y for the right to use a specified amount of capacity within a cable connecting Mumbai to Delhi। तो एक केबल जा रही है मुंबई से दिल्ली, इस मान लो ये 1000 टीबी की बैंडविड्थ एलोकेट कर दी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ अमाउंट उसके पास है, लेट्स से 100 टीबी उसके पास है। The specified amount is equivalent to customer X having the use of full capacity of 3 fiber strand within the cable। वो कह रहा है कि अगर हम देखें कि इसकी कैपेसिटी कितनी है तो 3 फाइबर स्ट्रैंड्स हैं उसके बराबर की है। लेकिन भाई इस एसेट की पूरी कैपेसिटी कितनी है 1000। तो अगर उसके पास फुल कैपेसिटी नहीं है, फुल कैपेसिटी नहीं है तो देर इज नो आइडेंटिफाइबल एसेट एंड देर इज नो इंड एस 116, क्योंकि उसके पास फुल कैपेसिटी, अगर वो पूरी की पूरी 1000 टीबी ले लेता तो हम कहते हैं आइडेंटिफाइबल एसेट है और इंड एस 116 भी हम उसके ऊपर लगा देते। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, कंपनी हैज taken a particular application of software from company name
कंपनी ने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिया है सप्लायर से जिसका नाम क्या है, क्रिस्टल सिस्टम लिमिटेड, विच इज अवेलेबल ऑन अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज एंड कंट्रोल बाय द क्रिस्टल सिस्टम लिमिटेड। द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टू पे अ फीस ऑफ 5 लाख पर मंथ इन एक्सचेंज फॉर अ राइट टू रिसीव एक्सेस टू द क्रिस्टल सिस्टम लिमिटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर 2 years। उसको राइट टू यूज नहीं मिल रहा, उसको राइट टू एक्सेस मिल रहा है। भाई अगर आपने गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप उनके सर्वर के मालिक थोड़ा ना बन गए, आपको बस एक एक्सेस मिलता है कि आप इतना डेटा यूज कर सकते हो, इतना स्पेस आप यूज कर सकते हो, डेट्स ऑल। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलता। क्या आप दूसरे यूजर को रोक सकते हो कि तू एक्सेस नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, उसने भी बाय कर रखा है। तो इसका मतलब आपने कोई लीज पे नहीं लिया, आपने क्या लिया, आपने सर्विसेज अवेल करी हैं। ठीक। The contract does not convey any right to the new age technology over the tangible asset of the Crystal System Limited। उसने बोल भी दिया कि भाई साहब ऐसा कोई राइट वगैरह उसको कन्वे नहीं होता। वो आपको कह रहा है कि इंड AS 38 के हिसाब से बताओ और 116 के हिसाब से बताओ। तो हम अभी 116 का ही जिक्र कर रहे हैं। तो भाई साहब हमने देख लिया कि 116 के हिसाब से ये राइट टू कंट्रोल नहीं है और 116 भी नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम पे स्पेसिफिक ऐसे सवाल तो नहीं आए, लेकिन ये जरूरी है आपकी लीज लायबिलिटी और आरओयू के लिए। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये 3 चीजें आती हैं पीरियड ऑफ टाइम में मोटी मोटी। पहली क्या, रेंट फ्री पीरियड। रेंट फ्री पीरियड बोले तो कि अगर आपने मान लो एग्रीमेंट करा लेकिन रेंट 2 महीने बाद चालू होना है तो वो 2 महीने भी आपके लीज टर्म के अंदर आएंगे। द लीज टर्म बिगन व्हेन लीज कमेंसमेंट डेट। लीज कमेंसमेंट डेट क्या होती है? लीज कमेंसमेंट डेट होती है कि आपको जब एसेट अवेलेबल करा दी गई इस्तेमाल करने के लिए, रेंट दिया या नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको जब एसेट अवेलेबल करा दी गई और इसी दिन आप अकाउंटिंग भी करते हो, अगर आपको याद होगा इसी दिन आप अकाउंटिंग भी करते हो। अच्छा, जो ये वाली बात है कि लीज को आपको चेक करना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लीज है या नहीं, ये किस दिन करते हो? ये आप करते हो इंसेप्शन डे वाले दिन। इसको गलती से भी कमेंसमेंट डेट मत लिखाना, इंसेप्शन वाले दिन आप करते हो। इंसेप्शन डेट कौन सी होती है? डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म which ever is earlier। तो देयर आर 2 डेट, इंसेप्शन डेट एंड कमेंसमेंट डेट। इंसेप्शन डेट का मतलब होता है डेट ऑफ एग्रीमेंट और इंपॉर्टेंट टर्म which ever is earlier। इंसेप्शन डेट किस लिए काम आती है? चेक करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट में लीज है या नहीं है। कमेंसमेंट डेट कब काम आती है? कि जब आपको अकाउंटिंग करनी है। कमेंसमेंट डेट का मतलब क्या होता है? जब आपको एसेट अवेलेबल फॉर यूज करा दी जाती है। अच्छा, फिर इसके अंदर आता है नॉन कैंसिलेबल पीरियड। नॉन कैंसिलेबल पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जब तक कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती बिना दूसरे की अप्रूवल के या फिर बिना कोई सिग्निफिकेंट पेनल्टी पे करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं 8 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन 6 सालों के बाद कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है पेनल्टी पे करके या फिर अप्रूवल लेके, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना हो गया नॉन कैंसिलेबल? 6 ईयर। तो यहां आप क्या लिख दोगे? 6 ईयर। फिर ऑप्शनली रिन्यू पीरियड, कि भाई अगर आपको लगता है कि लेजी जो है वो रिन्यू कराएगा लीज को क्योंकि उसने ऐसे खर्चे कर रखे हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव है उसका उसको रिन्यू कराने का, तो आप वो वाला पीरियड भी यहाँ पे लेकर चलोगे। पर जैसे ही आप ये वाला पीरियड ऐड करोगे तो प्लीज ध्यान रखना, आप अगर कोई ऑप्शन रिन्यू का प्राइस है, सॉरी हाँ इसका रिन्यूअल का प्राइस है, तो वो आपकी कंसिडरेशन का भी पार्ट बन जाएगा, राइट। अच्छा, अगर एसेट अवेलेबल होती है फॉर सर्टेन मंथ इन अ ईयर तो लीज टर्म वो महीने बन जाते हैं ना कि फुल ईयर। जैसे कि अगर वो कहे कि आपके पास 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और आपको सिर्फ 3 महीने मिलते हैं, 3 महीने साल के अंदर 3 महीने आपके पास यूज रहेगा, बाकी 9 महीने आपके पास यूज नहीं रहेगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना 10 साल का हो गया? नहीं, वो हो गया 3 मंथ इंटू 10 ईयर, 30 मंथ का आपका लीज टर्म माना जाएगा रेदर देन 10। फिर उसके बाद बात करते हैं कंसिडरेशन की, कंसिडरेशन में क्या क्या आता है। कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन में पहली आती है आपकी फिक्स लीज पेमेंट। फिक्स लीज पेमेंट का मतलब हो गया कि भाई 5 लाख रुपए महीने का किराया देना है, रेंट जो वो आपकी फिक्स लीज पेमेंट के अंदर आ गई। तो जितने भी फिक्स लीज पेमेंट होती हैं वो सारी की सारी आप कंसिडर करते हो, ऑल फिक्स लीज पेमेंट शैल बी कंसिडर, जैसे कि रेंटल। फिर आती है वेरिएबल लीज पेमेंट। वेरिएबल लीज पेमेंट्स जो डिपेंड होती हैं किसी इंडेक्स के ऊपर, सिर्फ वो यहाँ पे कंसिडर की जाती हैं क्योंकि इंडेक्स देखो कभी जीरो होने नहीं वाला। तो फिर वो इसका मतलब वो वेरिएबल लीज पेमेंट एक्चुअली में ऑब्लिगेशन के ऊपर दिक्कत नहीं है, आएगी तो सही ऑब्लिगेशन लेकिन अमाउंट चेंज हो सकता है, तो वो भी मोटी मोटी इन सब्सटेंस फिक्स ही हो गई। तो इसलिए वेरिएबल लीज पेमेंट जो डिपेंड होती है किसी इंडेक्स के ऊपर वो ले लेते हैं, लेकिन वेरिएबल लीज पेमेंट
जो किसी और चीज के ऊपर अदर देन इंडेक्स डिपेंड होती हैं वो हम नहीं लेते। जैसे वेरिएबल, अगर आपका लीज रेंटल डिपेंड करता है ऑन सेल्स कि भाई 10% या X% ऑफ सेल, तो वो लीज रेंटल यहाँ पर नहीं आएगा। फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जब भी आप वो लीज रेंटल पे करोगे आप उसे पीएनएल में डाल दोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट, इसका मतलब होता है कि जो आपकी ऑब्लिगेशन है वो तो रहेगी ही रहेगी, बट अमाउंट का नहीं पता। अमाउंट में वेरिएबिलिटी है, ऑब्लिगेशन में वेरिएबिलिटी नहीं है। जैसे कि आपने लीज रेंटल फिक्स कर रखा है 10 लाख रुपीस और 10% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज हायर। अगर टर्नओवर जीरो भी हुई तब भी आपको 10 लाख रुपए तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो जो 10 लाख रुपए हैं वो इन सब्सटेंस फिक्स हो गए, तो वो भी यहाँ पर आकर के चलता है। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी अगर आपने कोई दे रखी है तो वो भी लीज पेमेंट का पार्ट है। अगर आपने ऊपर लीज टर्म के यहाँ पर इसको रिन्यूअल को कंसिडर करा है और उस पे कोई आपको एक्सरसाइज प्राइस पे करना है तो वो भी यहाँ आएगा। अगर परचेज ऑफ एसेट का ऑप्शन है आपके पास तो उसका, और आपको लगता है कि आप परचेज कर लोगे तो उसका प्राइस भी आप लीज रेंटल में कंसिडर करके चलोगे। इफ सर्टेन टू एक्सरसाइज देन इंक्लूडेड। अगर टर्मिनेशन पेनल्टी आपके पास कोई है और आपको लगता है आप टर्मिनेट कर भी दोगे, ध्यान रखना अगर आपको लगता है आप टर्मिनेट कर दोगे तो आपका लीज पीरियड छोटा हो जाएगा और टर्मिनेशन पेनल्टी जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी एज ए लीज पेमेंट। तो टोटल लीज पेमेंट ये आ गई। फिर इसमें से लीज इंसेंटिव, अगर आपको लेजर के थ्रू कुछ रिकवर हो गया तो वो आप माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट लीज पेमेंट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। वेरिएबल लीज पेमेंट नॉट इंक्लूडेड अबव शेल बी चार्ज टू पीएनएल व्हेन इनकर्ड। तो जो भी वेरिएबल लीज पेमेंट अदर देन ऑन सीपीआई और एनी अदर इंडेक्स, तो वो क्या, उसके ट्रीटमेंट क्या होती है, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज करके चलते हो। अब आधी बात आ जाती है भाई लीज अकाउंटिंग की। लेजी की बुक्स के अंदर लीज अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। तो इनिशियल मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप पहली एंट्री करते हो आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। आप आरओयू अकाउंट डेबिट लीज लायबिलिटी किस पे दिखाते हो, जो भी आपकी नेट लीज पेमेंट आई है ये वाली जो नेट लीज पेमेंट आई है आप इसको डिस्काउंट करते हो किस पे, या तो आईआरआर पे, ये है आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, या फिर लेजी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, ये है आपकी सेकंड प्रेफरेंस। आप इन दोनों में से अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग पे आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। आईआरआर क्या मतलब, क्या होता है, कैसे निकालते हैं आईआरआर, वो रेट जो बराबर कर दे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी प्लस जीआरवी, किसके बराबर कर दे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। जो भी रेट इनको बराबर कर दे वो आपका क्या बन जाता है, आईआरआर बन जाता है। आईआरआर जनरली आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। अच्छा, अगर आप कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे करते हो तो उसकी एंट्री आप क्या करते हो, आरओयू अकाउंट डेबिट टू बैंक। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती हैं, जैसे कमीशन, लीगल फीस, लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन फीस, पेमेंट टू टेनेंट, कंसिडरेशन पेड फॉर जीआरवी। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से कहा है कि भाई इस लेजर को गारंटी दे दो और आपने उसको पैसे दिए हैं तो वो भी आपकी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाती है एंड आप उसको आरओयू में ऐड करके चलते हो। क्या नहीं आता इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में, एम्प्लॉय की सैलरी, लीगल फीस बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ऊपर चली जाती है, नेगोशिएटिंग लीज टर्म, एडवर्टाइजमेंट और डेप्रीसिएशन, ये सब कहाँ चले जाते हैं, ये सब चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर उसके बाद अगर आपने कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या कोई प्रोविजन फॉर रिपेयर या कुछ कोई भी ऐसा खर्चा ऑब्लिगेशन बांध रखी है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो आपको करनी ही करनी है, जैसे कि अगर वो आपको कहे आपने गाड़ी लीज पे ली और ये आपकी ऑब्लिगेशन है कि हर 4 सालों के बाद आप उस गाड़ी को सर्विस के लिए भेजोगे जिसका एक्सपेक्टेड खर्चा 20,000 रुपीज आता है, तो आप उस 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू करोगे, जो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल करके आएगी आप उसको आरओयू में ऐड कर दोगे और अपना प्रोविजन जो है यहाँ पर दिखा करके चलोगे। एग्जांपल क्या है, मैंडेटरी रिपेयर टू बी बियर बाय द लेसी, ये प्रोविजन किसके तहत बनता है, ये इंड एस 37 के तहत बनता है। और ये प्रोविजन फिर आगे वो होता है, अनवाइंडिंग अप होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड होती है और फाइनेंस कॉस्ट टू प्रोविजन, फाइनेंस कॉस्ट टू प्रोविजन, और अंत में आप पेमेंट इसकी कर देते हो। फिर एक आता है इंड एस 109 का इंपैक्ट आता है 116 पे, कि यदि आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे दिया, अगर वो लीज के क्वेश्चन में ही आपको बोल दे कि हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करा है 1 लाख रुपए का, तो फिर वो आपको ना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देगा। तो आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पुल करना है, जो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट बन जाएगा। लेट से आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट करी, अब आपने जब प्रेजेंट वैल्यू करा तो वो आ गया 90,000 रुपए, वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट में आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 10,000 कहाँ आ जाएगा, आरओयू में आ जाएगा। तो दीज ऑल आर द इनिशियल रिकॉग्निशन एंट्री जो हमने देखी इंड एस 116 की। अब इसके बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पेज नंबर 39 पे।
Question number 62. Company EFG enter into a property lease with entity H. The initial term of the lease is 10 year with a 5-year renewal option. The economic life of the property is 40 year. 40 साल की लाइफ है, लीज टर्म 10 साल है और 5 साल का रिन्यूअल ऑप्शन है. एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज प्रॉपर्टी इज 50 लाख. कंपनी EFG के पास ऑप्शन है कि वो परचेज कर सकती है प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ऑफ 10 ईयर. कितने का? 30 लाख रुपीस का. लीज इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो ध्यान रखना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अफेक्ट हो जाएंगे इससे. द फर्स्ट एनुअल पेमेंट इज 5 लाख विद एन इंक्रीज ऑफ 3% एवरी ईयर देयर आफ्टर. तो 5 लाख रुपए हर 3% से बढ़ते चले जाएंगे. द IRR आपने आपको दे दिया 9% का है. एंटिटी H गिव्स कंपनी EFG एन इंसेंटिव ऑफ 2 लाख पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2. तो वो आपको कह रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 में 2 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जा रहा है विच इज यूज्ड टू बी नॉर्मल टेनेंट इंप्रूवमेंट. कंपनी EFG is reasonably certain to exercise that purchase option. How would EFG measure the ROU and lease liability? वो कह रहे हैं कि हम परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन है कि हम एक्सरसाइज करेंगे. तो जैसे ही रीजनेबली सर्टेन हो गया तो आपका जो परचेज प्राइस है वो भी आपका लीज रेंटल का पार्ट हो गया. लेकिन ध्यान रखना 5 लाख रुपए आप बिगिनिंग में पे कर रहे हो और 30 लाख रुपए जो परचेज का पे करोगे वो एंड में पे करोगे. तो 10 सालों की लीज के हिसाब से जो आपका पहला लीज रेंटल होगा ना उस पे तो पहला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 आएगा और फिर यहां से शुरू होके 9th ईयर तक आएगा. तो जो आपका लास्ट वाला होगा उस पे 9वें साल वाला फैक्टर लगेगा और सेकंड ईयर में आप 2 लाख रुपए माइनस कर दोगे. ये पता है कैसे आया? ये आया 5 लाख पे 3% जोड़ा फिर माइनस कर दिया 2 लाख. तो ये आ गया 3,15,000. जब अगले साल का निकालोगे लीज रेंटल तो 3,15 पे 3% मत जोड़ना क्योंकि 2 लाख की तो इंसेंटिव है ना. एक्चुअल लीज रेंटल तो 5,15 का है. तो 5,15 पे 3% जोड़ना और फिर ये नंबर आएगा. फिर इन सब पे 3 जोड़ जोड़ के यहाँ पे आना और 9th ईयर का फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपना लीज रेंटल निकालना. ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल. फिर ईयर 10 में 30 लाख रुपए की भी पेमेंट करनी है. ये है 10th ईयर का फैक्टर. तो उसकी पेमेंट कितनी है? 12,60,000. टोटल लीज पेमेंट्स कितनी आ गई? 3739 प्लस 12,60,000 इज इक्वल टू 50 लाख रुपीज आपकी टोटल आ गई. तो आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे ROU अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी. ROU अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी. अच्छा, अब ROU का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे एक छोटी सी बात. भाई ROU को आपको डेप्रिशिएट करना होता है एज पर इंड AS 16. अब ROU आपका PPE की तरह काम करेगा. अब उसको डेप्रिशिएट आप कैसे करोगे? अगर ओनरशिप आप ले रहे हो तो यूजफुल लाइफ में, और अगर आप ओनरशिप नहीं ले रहे तो यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज शॉर्टर. अब इस सवाल में उसने बोला था कि हम ओनरशिप ले रहे हैं तो ये 50 लाख रुपए यूजफुल लाइफ के अंदर डेप्रिशिएट हो जाएंगे विच इज 40 ईयर्स. विच इज 40 ईयर्स. ठीक. और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लायबिलिटी तो अपना 10 सालों तक चलेगा ही चलेगा, 9 सालों तक, क्योंकि आप बिगिनिंग में पे कर रहे हो. ठीक. चलो जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर 47. Feel Fresh Limited, the company is into manufacturing and retailing of FMCG product listed on stock exchange in India. One of its product is bathing soap, which the company sells under the brand name Feel Fresh. तो उनका कोई साबुन है जो वो बेचते हैं. द कंपनी डज नॉट हैव इन ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. उनके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है उस साबुन के लिए. तो वो एक अरेंजमेंट में गई थर्ड पार्टी के साथ कि वो उनके लिए साबुन बना दे. अब कंपनी एंटर करती है लॉन्ग टर्म परचेज ऑफ 10 ईयर मेसर्स राधे के साथ. उन्होंने एक एग्रीमेंट करा 10 सालों के लिए और उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म आपको गिवन है. राधे परचेज करेगा एक मशीन 10 लाख रुपए की एक सप्लायर से जो स्पेसिफाई बाय द कंपनी, जो कंपनी बताएगी कि कहाँ से खरीदना है. मशीन विल बी कस्टमाइज्ड टू प्रोड्यूस द सोप एज डिजाइन बाय द कंपनी. और वो मशीन इस तरीके से कस्टमाइज है कि वो फील फ्रेश के साबुन बना पाएगी और उसको मेसर्स राधे कहीं और यूज नहीं कर सकता, किसी और बायर्स के लिए यूज नहीं कर सकता. तो इसका मतलब वो एक आइडेंटिफाइड एसेट हो गई. इसका मतलब फील फ्रेश के पास राइट टू कंट्रोल आ गया, क्योंकि अगर कस्टमाइज तरीके से बनाई गई है जो सिर्फ फील फ्रेश के लिए ही काम आएगी तो उसी के पास उसका राइट आ गया. अच्छा, the machine has a useful life of 10 years and the straight line method of depreciation is best suited. Company will pay 4.75 per soap for the first year of contract. जो कैलकुलेट हुआ है 7 लाख सोप के बेसिस पे, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट इतनी है. कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 7 लाख सोप के हिसाब से 0.25. मेसर्स राधे का मार्जिन 0.5 और 4.75.
पैसे। फिर वो कहता है अगर कंपनी परचेज करती है 7 लाख से ज्यादा बजटेड नंबर ऑफ सोप इन द फर्स्ट ईयर, द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 0.25 पर सोप जो है विल नॉट बी पेड फॉर सोप प्रोक्योर्ड इन एक्सेस ऑफ 7 लाख यूनिट। तो 7 लाख से ज्यादा अगर साबुन खरीदे तो जो ये वाली 0.25 की कॉस्ट है ये वाली, ये पे नहीं की जाएगी, ये 7 लाख तक ही पे करी जाएगी। तो यानी कि मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा, 174,015, इससे ऊपर नहीं मिलेगा मशीन का। फिर वो कहता है अगर कंपनी प्रोड्यूस करती है लेस देन द बजटेड नंबर, देन द कंपनी विल पे डिफरेंशियल अनएब्सॉर्ब कॉस्ट ऑफ द मशीन। फॉर एग्जांपल इफ द कंपनी परचेज 6 लाख सोप, तो 6 लाख इंटू 0.25 माइनस 174, तो यानी कि 174 से ना तो ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, 174 फिक्स हो गया एक तरीके से। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है द कॉस्ट पर सोप विल बी कैलकुलेटेड ईच ईयर इन एडवांस बेस्ड ऑन द बजटेड नंबर ऑफ सोप प्रोड्यूस ईच ईयर। द अमाउंट ऑफ 174 शैल बी कंसीडर्ड ईच ईयर फॉर द कॉस्ट ऑफ द मशीन फ्रॉम ईयर 1 to 8 while calculating the cost per soap. Any differentials under absorbed amount shall be paid by the company to Radhe at the end of that year. A charge of 174,015 per annum for the machine is derived using borrowing cost of 8%. From 9 to 10 only variable cost और मार्जिन ही पे करे जाएंगे। तो मशीन का दाम, मशीन का जो रेंटल पे करा जा रहा है वो सिर्फ 8 सालों के लिए पे करा जाएगा। राधे के पास कोई राइट नहीं है टर्मिनेट करने का अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बट द कंपनी हैज द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लेकिन कंपनी टर्मिनेट करेगी कॉन्ट्रैक्ट को तो उससे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा राधे को फॉर एनी अनएब्सॉर्ब कॉस्ट ऑफ द मशीन। फॉर एग्जांपल इफ द कंपनी टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर देन हैज टू पे 10,44,000। कैसे, 174 जो बैलेंस पे पड़ा है 6 रिमेनिंग ईयर्स के लिए। If the terminate contract after the 8 year, the company does not have to pay compensation since the cost of the machine would have been absorbed. In the first year, कंपनी ने परचेज करे 5.5 लाख सोप एट 4.75 रुपए। तो इस क्वेश्चन का मुख्य सार देखो क्या है, वो ये है कि एक कंपनी है फील फ्रेश, वो राधे को 174,015 फिक्स देगी फॉर 8 ईयर्स। किसके बदले, मशीन के बदले, और ये मशीन सिर्फ फील फ्रेश के लिए ही काम कर सकती है। तो इसका मतलब फील फ्रेश के पास ये राइट है नंबर 1 कि वो उस मशीन को कंट्रोल कर सके, राइट टू कंट्रोल है, उससे सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं, उसको यूज भी वही कर रही है और कोई कर भी नहीं रहा। नंबर 2, मशीन एक आइडेंटिफाइड एसेट भी है, तो यानी कि अपनी जो लीज की आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। लीज टर्म क्या है, तो उसने बोला 8 सालों तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा, कैंसिल करने में भारी पेनल्टी दी जाएगी। तो यानी कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड क्या है, 8 ईयर का आपका नॉन कैंसिलेबल पीरियड। लीज टर्म क्या है, तो 174,015 तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो ऑब्लिगेशन है ही है 8 सालों तक। तो ये आ गया आपका लीज रेंटल। बोरोइंग कॉस्ट आपको 8% की दे ही रखी है, तो यानी कि 8% पे फॉर 8 ईयर्स 174,015 जाएंगे। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, इससे क्या निकालोगे आप, ROU और लीज लाइबिलिटी। तो देखो इन्होंने क्या कर रखा है, ये रहा इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट 174,015 है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट को रिकवर करेंगे 8 ईयर में, वुड बी वो 10 लाख के बराबर आएगी। अगर आप निकालोगे 8% पे 8 साल के लिए तो 10 लाख आ जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी ROU टू लीज लाइबिलिटी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। ठीक, फिर उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होगा 8% पे, और 174,015 का वो पेमेंट हो जाएगा लीज रेंटल का। डेप्रिसिएशन उसने कहा था SLM बेसिस पे, और लाइफ कितनी दी थी उसने, कहाँ गई, यूजफुल लाइफ 10 ईयर। क्योंकि वो मशीन सिर्फ उसी के लिए स्पेशलाइज है, तो ऑब्वियसली वो मशीन की पूरी है तो कॉस्ट देगा या फिर उसको खरीद लेगा विदाउट एनी पेमेंट। तो यहाँ पर 10 साल की लाइफ मान के ROU को भी डेप्रिशिएट कर दिया। तो सिंपल ये वाली एंट्री आपको करके चलनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। टेन 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 है। एंटिटी एक्स एक इंडियन एंटिटी है जिसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, इंडियन रुपी है। तो अगर भाई साहब आपको सवाल आ जाए जिसके अंदर फॉरेक्स भी शामिल है, अब ROU के अंदर आपका फॉरेक्स भी शामिल है, तो इसको जरा थोड़ा ध्यान से करना। तो एक कंपनी है जिसकी करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। इट हैज टेकन अ प्लांट ऑन लीज फ्रॉम एंटिटी वाई फॉर 5 ईयर टू यूज इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर विच इट हैज टू पे एनुअल रेंटल इन एरियाज फॉर USD 10,000 एवरी ईयर। तो उसको क्या पे करना है, 10,000 USD पे करने हैं हर साल।
ठीक है, 5 सालों के लिए। ऑन द कमेंसमेंट डेट एक्सचेंज रेट कितना था 68, एवरेज रेट कितना था 69, और ईयर एंड में रेट कितना हो गया 70। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूएसजी का कितना है 5%। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले यूएसजी के हिसाब से आरओयू और लीज लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए वो निकाल लो। तो भाई साहब अगर आप 5 सालों के लिए 10-10 हजार की पेमेंट करोगे यूएसजी के अंदर, 10-10 हजार रुपए की पेमेंट करोगे, और 5% का उसने कहा था डिस्काउंट रेट यूज करके आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो यूएसजी आ गए 43,300। जिस दिन आप कर रहे हो उस दिन रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है 68, तो आप आरओयू कितना दिखाओगे 43,300 इंटू 68, 29,44,400 का आप क्या दिखाओगे आरओयू, और इतने की ही क्या दिखाओगे लीज लाइबिलिटी। फिर आप क्या बुक करोगे, ब्याज बुक करोगे। मुझे जरा बताओ ब्याज कितना बुक करोगे। 5% का रेट यूएसजी का है भाई, देखो 5% का जो ये रेट है ये यूएसजी बोरोइंग का है, इसको गलती से भी इस पे मत लगा देना। वो आईएनआर है, 5% का रेट यूएसजी बोरिंग का है। और आप ऐसे में नहीं सोच सकते है तो परसेंटेज ही, नहीं ऐसे नहीं होता। अगर वो करेंसी का रेट है तो एक कॉन्सेप्ट अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इंटरेस्ट रेट पैरिटी, तो आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपको 5% के रेट से यूएसजी का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो भाई आपकी 43,000 अगर आप यूएसजी में अकाउंटिंग करते तो 43,300 की लीज लायबिलिटी आती, ये आप दिखाते इनिशियली। लीज पेमेंट कितने की होती 10,000 की, और इसी पे 5% का ब्याज आता 43,300। तो 43,300 पे 5% ब्याज आता 2165, और आपकी क्लोजिंग इन यूएसजी कितनी आती 35,465। ठीक, अब 29,400 इस टाइम पे आपकी ओपनिंग आ रही होगी, आपने इसमें से पे करा होगा 10,000 जब आपने पे करा एट द एंड, तो 70 का रेट था, तो यानी कि आपका 29, अगर मैं लीज लाइबिलिटी का लेजर बनाऊं यहां पर, तो 29,44,400, 44,400 आपकी लाइबिलिटी आ रही थी। आपने पेमेंट कर दी $10,000 इंटू 70, 7 लाख रुपए की आपने पेमेंट कर दी। आपने ब्याज कितना चार्ज करा $2,165 एवरेज रेट पे चार्ज करा होगा। एवरेज रेट कितना है, कहाँ गया 69, फिर जी एवरेज रेट कितना है 69, तो 2,165 इंटू 69, 269 हो गया 1,49,385। तो ये आपका ब्याज आ गया। ध्यान रखना मैंने डायरेक्ट निकाला, ठीक है, क्योंकि रेट का फर्क है ना। 1,49,385 आपने ब्याज पे करा होगा। आपकी लीज लाइबिलिटी का बैलेंस कितना आ रहा है 29,44,400 प्लस 1,49,385 माइनस 7 लाख, तो 23,93,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा 23,93,785। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा लीज लाइबिलिटी का। और इन यूएसजी कितना आ रहा होगा 35,465। इसको क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करोगे, क्लोजिंग रेट कितना है 70, क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लीज लाइबिलिटी का बैलेंस आना कितना चाहिए था, तो 35,465 इंटू 70, वो आना चाहिए था 2,48,000, तो सॉरी 24,82,550। आपका आ कितना रहा है 23,93,785, 93,785। ये जो डिफरेंस है ये कहाँ डाल दोगे, ये डाल दोगे पीएनएल में, 23,93,785, 88,765 ये एक्सचेंज गेन लॉस है एज पर इंड AS 21। इसको आप कहाँ डाल दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 88,765। तो आपको अगर यूएसडी का केस है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना आरओयू निकालना है, कंसिडरिंग कि अगर यूएसडी में निकालते तो कितना आता। तो जो भी यूएसडी का लीज रेंटल है डिस्काउंट करना यूएसडी के रेट से, अगर वो आईएनआर का रेट दे दे तो भी यूएसडी के रेट से डिस्काउंट करना, आपके पास यूएसडी का आरओयू आ जाएगा, वही आपकी लीज लाइबिलिटी आ जाएगी। कमेंसमेंट डेट के रेट से मल्टीप्लाई करके लीज लाइबिलिटी और आरओयू निकाल देना। आरओयू क्योंकि एसेट है इंड AS 16 की, उसको हम हर बैलेंस शीट में रीस्टेट नहीं करते। अगर परचेज ऑप्शन ले रखा है तो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, अगर नहीं ले रखा तो यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज शॉर्टर के उसके अंदर आप डिवाइड करके अपना डेप्रिसिएशन निकाल लेना। फिर उसके बाद लीज लाइबिलिटी पे आना, आपका आईएनआर नंबर आ रहा होगा लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग,
अब जो आपका यूएसडी लीज लायबिलिटी था उसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना कि उससे इंटरेस्ट कितना आता, तो उतना इंटरेस्ट एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके आपका आईएनआर इंटरेस्ट बनता। जो आपने इंस्टॉलमेंट यूएसडी की पे करी उसको क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट बनती, उसको अपनी लीज लायबिलिटी के लेजर में पोस्ट करना, इंस्टॉलमेंट को माइनस करना, इंटरेस्ट को ऐड करना, आपके पास क्लोजिंग लीज लायबिलिटी आ जाती इन आईएनआर। जो आपने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया है उसमें जो क्लोजिंग लीज लायबिलिटी आ रही है इन फॉरेन करेंसी या इन यूएसडी, उसको क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस निकालना, आपके पास एक्सचेंज गेन लॉस आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक, आगे बढ़ते हैं लेजर अकाउंटिंग की तरफ। अच्छा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, तो आरओयू का हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज है कि आरओयू ईड डे 16 के हिसाब से मेजर होता है, तो आपको उसको कॉस्ट पे भी कर सकते हो, रिवैल्यूएशन पे भी कर सकते हो। ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस है जो आपको क्लास वाइज लेनी होती है। अच्छा, अगर आरओयू रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो आपको पता होगा ये हमेशा कॉस्ट पे मेजर होती है, तो इसलिए इसमें रिवैल्यूएशन का कोई मुद्दा आता ही नहीं है। कोई भी फॉरेक्स गेन और लॉस होता है एज पर इंड एस 21 उसे पी&एल अकाउंट में चार्ज करते हैं, उसे कैपिटलाइज नहीं करते। लीज लाइबिलिटी में आप फाइनेंस कॉस्ट बुक करते हो, ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ही चल रहा है। फाइनेंस कॉस्ट बुक करते हो टू लीज लाइबिलिटी और लीज लाइबिलिटी टू बैंक। कैसे बुक करते हो? आप एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हो, ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, पेमेंट और क्लोजिंग। ईयर जो आपके चल रहे होते हैं, ओपनिंग जो आपने पहला रिकॉग्नाइज करा होता है, इंटरेस्ट किस पे बुक करते हो? रेट यूज इन इनिशियल रिकॉग्निशन, अगर आपने बोरिंग रेट यूज करा तो वो, अगर आईआरआर यूज करा तो वो, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। पेमेंट का मतलब क्या है? लीज रेंट पेड ओनली दोज इन इनिशियल रिकॉग्निशन, जो आपने कंसीडर करे हैं उसने प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त वो सब यहाँ आएंगे। और ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट आपका क्लोजिंग, फिर ये ओपनिंग बन जाएगा और ऐसे करके आपका शेड्यूल बनता रहेगा। इंटरेस्ट की एंट्री ये रही और पेमेंट की एंट्री ये रही जो अभी अभी हमने देखी भी। ठीक अच्छा, अब आ जाते हैं लेजर के पास। तो लेजर अकाउंटिंग कैसे करता है? लेजर कहता है कि क्लासिफाई करेगा अपनी लीज को या तो फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज में। ये वही इंड एस 19 वाला ही फंडा है। अगर लीज ट्रांसफर करती है सब्सटैंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड तो फिर वो फाइनेंस लीज बन जाती है, और अदरवाइज वो ऑपरेटिंग लीज बन जाती है। कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है इसके अंदर तो वो फाइनेंस लीज है। जैसे लीज ने ट्रांसफर कर दिया ओनरशिप, तो वो क्या है? फाइनेंस लीज। अगर उसके पास ऑप्शन टू परचेज है एट अ वेरी लो प्राइस एंड इट इज सर्टेन दैट लेजी विल बाय द एसेट, तो भी वो क्या है? फाइनेंस लीज। मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ इज इक्वल टू लीज टर्म, तो भी वो क्या है? फाइनेंस लीज। ये है इंपॉर्टेंट चीज। एट द इंसेप्शन डेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एट आईआरआर, अगर वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं फेयर वैल्यू ऑफ के एसेट के, तो भी वो क्या बन जाती है? फाइनेंस लीज। या फिर एसेट एक स्पेशलाइज नेचर का एसेट है तो भी वो क्या बन जाती है? फाइनेंस लीज। लेजर के लिए डिस्काउंट रेट क्या होगा? आईआरआर। बोरिंग रेट नहीं होगा, आईआरआर होगा, क्योंकि लेजर के पास ऑलवेज हमेशा सारी इंफॉर्मेशन होती है, गारंटेड आरवी, अनगारंटेड आरवी, तो वो उससे वो आरओयू को निकाल सकता है, जब आईआरआर को निकाल सकता है। अब जब मैंने आपको आईआरआर बताया था तो देखो हमने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को भी कंसीडर करा था इन केस ऑफ एन आईआरआर। तो इसका मतलब लेजर को इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग अगर पूछे वो क्या करता है? वो करता है नो अकाउंटिंग, नो एंट्री। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की वो नो एंट्री करता है। क्यों नो एंट्री करता है? क्योंकि वो आईआरआर में एडजस्ट होकर ऑटोमेटिकली अमोर्टाइज होती है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इनिशियल रिकॉग्निशन अगर फाइनेंस लीज है तो, और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो। ऑपरेटिंग लीज सिंपल है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल, और अगर लीज रेंटल इकोनॉमिक बेनिफिट के उस पैटर्न में नहीं है, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट के पैटर्न में लाया जा रहा है, तो लीज इक्वलाइजेशन का रिजर्व यहाँ पर होता है। बैलेंसिंग फिगर शेल बी लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो लेजर अकाउंटिंग पहली करता है फाइनेंस लीज के अंदर, वो अपना लीज रिसीवेबल बुक करता है किस पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस अनगारंटेड आरवी। लीज पेमेंट के अंदर गारंटेड आरवी ऑलरेडी शामिल है, अनगारंटेड आप जोड़ देते हो तो वो बन जाती है लीज रिसीवेबल। उसकी प्रेजेंट वैल्यू किस पे होती है? प्रेजेंट वैल्यू एट आईआरआर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज टू एसेट। एसेट का कैरिंग वैल्यू डिफरेंस क्या चला जाता है? गेन और लॉस। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग और डीलर लेजर है, मैन्युफैक्चरिंग और डीलर का मतलब है कि जो गाड़ी लीज पे दी जा रही है वो उसके लिए एसेट नहीं है, वो इन्वेंट्री है उसके लिए, वो रोज बेचता है गाड़ी, तो पीपी में थोड़ा ना आ रही होगी, इन्वेंट्री में आ रही होगी, और उसने वो गाड़ी लीज पे बेच डाली। फाइनेंस लीज का मतलब क्या है?
बेच देना, उसने एसेट लीज पे नहीं दी, बेच दी। तो अगर उसने वो गाड़ी लीज पे बेच दी जिसका वो बिजनेस करता है, तो वो क्या होगी उसके लिए, इन्वेंट्री होगी। तो आप इन्वेंट्री को कम कर दोगे किससे, कैरिंग वैल्यू से। जैसे ही आप इन्वेंट्री को कम करोगे कैरिंग वैल्यू से, तो आप पीएनएल में लेके जाओगे। पीएनएल में कैसे लेके जाओगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके जाओगे। तो ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे आएगा, जो भी कैरिंग वैल्यू है, लेकिन इस कैरिंग वैल्यू से आप क्या रिकवर करा लोगे, आप अनगारंटेड आरवी रिकवर करा लोगे। तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट कम हो गई, तो हमने आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड आरवी माइनस कर दी। ये कहां से रिकवर करा रहे हो, आप रिकवर करा रहे हो लीज रिसीवेबल से, तो हमने इसको यहां पर लाके जोड़ दिया। तो लीज रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी, यूजीआरवी इसलिए यहां से माइनस कर दी। और सेल्स कितने की हो गई, जो भी आपने लीज पेमेंट्स करी हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या बन जाती है, सेल्स बन जाती है। एक बार इसके टाइप के बेस्ड क्वेश्चन एक बार करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पेज नंबर 42 पे। आओ जी ये रहा। Corps Limited availed a machine on lease from Ferrari Limited. The term and condition of the lease are as under. Lease period is 3 year. Machine costing rupees 8 lakh. Machine has expected useful life of 5 year. Machine revert back to Ferrari Limited on termination of lease. तो कहता है लीज पीरियड 3 साल का है, 8 लाख रुपए की मशीन की कॉस्ट है और 5 साल की लाइफ है और वापस दे दी जाएगी ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज। अनगारंटेड आरवी कितनी है, 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। आईआरआर कितना है, 10%। प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है 10% के हिसाब से, और एन्युटी फैक्टर भी आपको दे रखा है 10% के हिसाब से। यू आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन वेदर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज एंड आल्सो कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम विद द रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट टू इंड एएस। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है वो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर है भी या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको लीज रेंटल निकालने पड़ेंगे। भाई उसने आपको बोला है कि 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होनी है लीज रेंटल की। अगर आपको थोड़ा सा सीए इंटरमीडिएट अपना याद है तो उससे आप झट से निकाल दोगे, आपको कोई इक्वेशन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बताओ, जो आईआरआर दे रखा है 10% का, हाँ वो कैसे निकाला होगा, वो निकाला होगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट plus initial direct cost is equal to present value of lease payment plus present value of UGRV। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितनी दे रखी है उसने आपको, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, 8 लाख रुपए ये रही ना। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, लेट कर लो लीज पेमेंट x है, तो ये कैसे निकालोगे आप, x इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% कॉमा 3 प्लस यूजीआरवी आपको कितनी दे रखी है, अनगारंटेड आरवी उसने दी थी ना 50,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% कॉमा 3। तो x इंटू 10% के 3 सालों के लिए एन्युटी कितना है 2.4868, 2.4868 प्लस 50,000 इंटू 0.7513, 0.7513, 50,000 0.7513, 37,565, 2.4868x प्लस 37,565 और यहाँ क्या आ गया 8 लाख। तो x इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 37,565 डिवाइडेड बाई 2.4868। तो 8 लाख माइनस 37,565 डिवाइडेड बाई 2.4868। तो लीज रेंटल कितना आ गया 306,593। ये आपका क्या आ गया लीज रेंटल। तो ये आप पे करोगे 3 इयर्स के लिए। आपको इसी से चेक करना है कि क्या आपका जो वो है ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो देखो इनका भी आ रहा है 306,593। आप कैसे चेक करोगे, टोटल लीज पेमेंट कितनी कर रहे हो 306,593 3 सालों के लिए 919,779 की प्लस अनगारंटेड आरवी अच्छा सॉरी ये तो अनफाइनेंस इनकम है। तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकालते हो 306,593 की एट 10% तो वो कितनी आ जाएगी 306,593 इंटू 2.4868 762,435 आपकी आ जाएगी। और ये कितना परसेंट है 8 लाख के 95% है। तो अप्रोक्स ज्यादा ही आ रहा है 90% है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक फाइनेंस लीज हो गई।
फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालते हो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी है, 306 593 इंटू 3 प्लस 50,000 की जो आपकी अनगारंटेड आरवी है, तो ये आ गई आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इनकी प्रेजेंट वैल्यू विच कम्स आउट टू बी 762 465 अभी निकाला था, और 50,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 37,565 और 8 लाख ही आएगी, क्योंकि इसी इक्वेशन से आपने निकाला है, वो आएगी तो 8 लाख की। तो 969 माइनस 8 लाख करोगे तो 169 आपकी क्या आ गई, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। Question number 68. A company manufactures specialized machinery. The company offer customer the choice of either buying or leasing the machinery. The customer choose to lease the machine. Detail of the arrangement are as follows. लीज कमेंस कब हो रही है, अप्रैल के अंदर। लेजी इज रिक्वायर्ड टू मेक 3 एनुअल रेंटल पेबल इन एरिया ऑफ 57,500। द लीज मशीनरी इज रिटर्न टू द लेजर एट द एंड ऑफ द ईयर। द फेयर वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख रुपए की है। मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख की है। लेजर इन्हें इनकर्ड करी है 2500 टू नेगोशिएट एंड अरेंज द लीज। ये क्या हो गई आपकी initial direct cost. The expected useful life of the machine is 3 years. The machinery has an expected residual value of 10,000 at the end of the year. The estimated RV does not change over the term of the lease. In IRR कितना दे रखा है, 10.19। तो आप क्या एंट्री करोगे, सबसे पहले तो आप अपनी इन्वेंट्री हटा दोगे। भाई साहब इन्वेंट्री कितने की जाएगी, आपकी इन्वेंट्री हट जाएगी 1 लाख रुपए की, जितने की कॉस्ट आ रही है। और जैसे ही ये हटेगी आप क्या बुक करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का बुक करोगे, 1 लाख रुपीज का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस यूजीआरवी बुक करोगे। फिर उसके बाद यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 10,000 इंटू 10.19 3 ईयर्स के लिए। तो 10 1 डिवाइड बाय 1.1019 1 2 3 इंटू 10,000 7474 7474, तो 1 लाख माइनस 7474 92,526। लेकिन इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो पे करी है वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। तो टू बैंक 2500 और यहाँ पर 2500 ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग लेजर होता है तो पीएनएल के अंदर चार्ज हो जाती है, क्योंकि उनके लिए तो खर्चा है ना, सेल्स करने का खर्चा है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग लेजर नहीं होता तो हम उसको अमोर्टाइज करते हैं थ्रू आईआरआर। तो इस 10.19 के अंदर इस 2500 का इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या बुक करोगे, आप बुक करोगे लीज रिसीवेबल। लीज रिसीवेबल कितने के बुक करोगे, वो आप कहोगे कि जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी आपकी लीज रेंटल की, विच कम्स आउट टू बी 57,500 इंटू 10.19 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.1019 1 2 3 2.478 इंटू 2.478 इंटू 57,500, ये होता है 142,485। इतने की आपकी क्या हुई है, सेल हुई है। आप एक तो ये रिकवर करोगे प्लस 7474 रिकवर करोगे, तो 142 मैं यही लिख देता हूँ, 142,485 प्लस 7474 और 2 सेल्स 142,785, इतने की क्या हो गई, आपकी सेल्स हो गई। बस हो गई आपकी एंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1.5 लाख, आपका लीज रिसीवेबल कितने का आ रहा है, 1.5 लाख का, तो 142,485 प्लस 7474, वही मोटा मोटा 1.5 लाख आ रहा है ये। सेल्स कितने की आ रही है, 142 की। इन्वेंट्री चलेगी 1 लाख की, 2500 का ये और 95,030 का ये। तो दिस इज द एंट्री इन केस ऑफ अ लेजर, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो। अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड करी है एक मैन्युफैक्चरर ने तो उसके पीएनएल में चली जाएगी, और अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर करी है एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग लेजर ने तो वो उसके आईआरआर के थ्रू अमोर्टाइज हो जाएगी, ठीक। चलो जी, ऑपरेटिंग लीज में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन आप कैसे करोगे, आप करोगे लीज रिसीवेबल पे फाइनेंस इनकम बुक करोगे थ्रू आईआरआर। ये कैसे निकालोगे, आप इसका भी अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओगे। ईयर ओपनिंग बैलेंस जो आपने लीज रिसीवेबल का दिखाया होगा, फिर इंटरेस्ट हमारे एग्जांपल में 10.19 उस पे इंटरेस्ट बुक करते, फिर पेमेंट हमारे एग्जांपल में 57,500 और आ जाता क्लोजिंग बैलेंस, फिर ये क्लोजिंग ओपनिंग बन जाता और ब्याज ब्याज चलता रहता। ये इंटरेस्ट की एंट्री ये रही लीज रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम। जो ये पेमेंट रिसीव करोगे उसकी एंट्री ये रही बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल। यहाँ पर भी एंट्री कर रखी होगी।
ये रहा 57,500 लीज रिसीवेबल। ये इंटरेस्ट इनकम इन्होंने अलग से दिखा रखा है, आप अलग से एंट्री भी करोगे तो भी चल जाएगा, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो। लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम, पहला आ जाएगा 15,285, 15,285। फिर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल 57,500 और 57,500, तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 सालों के बाद जब अगर उसने नहीं बेची एसेट को, तो वो 10,000 रुपये से इन्वेंट्री कर देगा। अगर उसने बेच दी, पैसा रिकवर कर लिया, तो इन्वेंट्री की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। कोई इसमें हश हश रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं लीज मॉडिफिकेशन ऑफ लेजी। इसके अंदर बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि कब कौन सा क्या रेट यूज करना है, तो मैं आपके लिए गोल्डन रूल बना के लाया हूँ। गोल्डन रूल को आप अप्लाई करेंगे और अपने देखना सारे क्वेश्चन झटझट होंगे। तो गोल्डन रूल पहला कहता है कि स्टेप 1 आपको क्या लगाना है, आपको हमेशा देखना है कि क्या कोई रिडक्शन हुई है या नहीं है। अगर कोई भी रिडक्शन हुई है तो गेन और लॉस बुक करो, और ये आपको ओल्ड रेट पे कैलकुलेट करना होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप जरा कॉमन सेंस लगा के सोचो। आपके पास 1000 स्क्वायर मीटर की कोई जगह है, तो जिसपे आपका अधिकार है, आपने कुछ चेंजेस कर दिए उस अधिकार के जिस जो एग्रीमेंट आपको वो राइट देता है, आपने उस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर दिए, तो ऑब्वियसली आपके अधिकार की लागत में भी बदलाव आ जाएगा ना। कल को आपने लीज रेंटल बदल दिया, तो जो राइट आप पहले 1 लाख का दिखाते थे, हो सकता है वो 1 लाख का ना रह गया हो, आप उसके अंदर बदलाव आ गया हो। लेकिन बदलाव आने से पहले आपने वो 1000 स्क्वायर मीटर से 200 मीटर का त्याग कर दिया था, राइट का आपने छोड़ दिया 200 मीटर। तो जो आप चेंज करोगे वो अपनी 800 मीटर की कॉस्ट में करोगे ना, तो पहले 200 मीटर आपको हटाने पड़ेंगे। 200 मीटर जब आप हटाओगे, तो आप 1000 मीटर की ओरिजिनल कॉस्ट से हटाओगे, रेदर देन रिवाइज कॉस्ट से, क्योंकि कैरी तो आप वही करते आ रहे थे। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास ये प्लॉट है, अगर मेरे पास ये कैलकुलेटर है, ये 1 लाख रुपए का कैलकुलेटर है, कुछ बदलाव ऐसे हुए कि आज की डेट में मेरे को इसके अंदर चेंजेस करने पड़ गए। अब ये कैलकुलेटर 1 लाख का ना रह के 1,20,000 का हो गया, 20% से इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। लेकिन इसका आधा हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, इसको यहां से मैंने छोड़ दिया है। अगर मैं इसको इतना तोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, तो मैं क्या बोलूं, क्या मैंने 1,20,000 का कुछ हिस्सा छोड़ दिया, या पहले ये बोलूं कि जो 1 लाख की ओरिजिनल वैल्यू थी उसका इतना हिस्सा मैंने छोड़ दिया, और उसको छोड़ने पे मेरे को ये बेनिफिट हुआ, तो नेट मेरा गेन और लॉस उतना हो गया। फिर जो बैलेंस मेरे पे हिस्सा बचा हुआ आया, मैंने उसको 20% से बढ़ा दिया। दिस इज द रियल वैल्यूएशन ना। ये थोड़ा ना करूंगा पहले बढ़ा दूंगा फिर कहूंगा छोड़ दूंगा। अगर आप ये कह रहे हो, जो लोग ये वाला वोट दे रहे हैं कि हम लोग पहले बढ़ाएंगे फिर छोड़ेंगे, तो फिर आप कॉस्टिंग गलत निकालते हो। फिर मुझे एक बात बताओ, आपने ये कैलकुलेटर 1 लाख रुपए पे कैरी कर रखा था, आज आप इस कैलकुलेटर को इसका एक पार्ट बेचना चाह रहे हो, तो उस 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। आप तो ये बोलना चाह रहे हो कि जो इसकी आज फेयर वैल्यू है वही मेरी कॉस्ट है, फिर तो आप ये बोलना चाह रहे हो, तो विच इज रॉन्ग। तो सबसे पहले आपको ओल्ड वैल्यू पे उसको हटाना होगा, स्टेप नंबर 1। फिर जब आप हटा दोगे, फिर आप उसको रीमेजर करोगे लीज लाइबिलिटी को नए रेट पे। कब करोगे, अगर कोई सेपरेट लीज नहीं बन रही। अगर सेपरेट लीज बन रही होगी तब तो आपको ये कुछ भी नहीं करना, तब तो जो भी नई लीज होगी उसको आप ऊपर वाली जो अभी मैंने अकाउंटिंग पढ़ी वो लगा दोगे। तो अगर कोई सेपरेट लीज नहीं बन रही तो ही आप ये काम करोगे। अच्छा, नए रेट पे करोगे या फिर ओल्ड रेट पे करोगे। ओल्ड रेट पे सिर्फ आपको तब करना है अगर चेंजेस आए हैं आरजीवी, रेजिडुअल गारंटी वैल्यू, वेरिएबल लीज पेमेंट या इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट। अगर इन तीनों के अलावा किसी और वजह से चेंज आया है, तो आप हमेशा नया रेट लगाओगे। अगर इन तीनों में कोई चेंज आया है, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट में चेंज आया है, तो आप हमेशा ओल्ड रेट लगाओगे। अगर सर किसी क्वेश्चन में इसकी वजह से भी चेंज हो प्लस कोई दूसरा फैक्टर भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल टर्म या फॉर एग्जांपल आरजीवी की वजह से भी चेंज आया और परचेज ऑप्शन की वजह से भी चेंज आ गया, तो कौन सा रेट लगाएं, ओल्ड या न्यू। तो कभी भी दुविधा में फंस जाओ ओल्ड या न्यू, तो ऑलवेज न्यू रेट विल प्रिवेल। तो आप हमेशा न्यू रेट लगा करके उसको रीमेजर करोगे। सवालों की तहत समझते हैं, समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 79 पेज नंबर 62।
अच्छा, Lazy enter into a 10-year lease for 6,000 square meter of office space. The annual lease payment are 1 lakh payable at the end of each year. ठीक है, तो भाई उसने 6,000 मीटर की एक लीज के अंदर एंटर करा है। एनुअल लीज पेमेंट 1 लाख रुपए की है जो हर साल के एंड में देना है। IRR इन द लीज कैन नॉट बी रिडली डिटरमाइंड, तो उसने बोरिंग रेट को यूज करा एट कमेंसमेंट जो था 8%। एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर, छठे साल की बिगिनिंग में, तो यानी कि वो भी 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल बचे थे, उन्होंने अग्री करा कि अमेंड कर देते हैं ओरिजिनल लीज को टू रिड्यूस द स्पेस टू ओनली 3,000 स्क्वायर मीटर ऑफ द ओरिजिनल स्पेस। तो उन्होंने 6,000 को घटा के 3,000 कर दिया, तो देयर इज अ रिडक्शन। द एनुअल फिक्स लीज पेमेंट कितनी हो गई? अब 60,000 हो गई, और नया रेट कितना है? 6% का रेट दे रखा है, आपको आंसर करके बताना है। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 79। तो ओल्ड जो है आपका, ओल्ड एग्रीमेंट कहता था 6,000 स्क्वायर मीटर है आपके पास, लीज पेमेंट 1 लाख की है, 10 साल का पीरियड था और 8% का रेट था। 6,000 को घटा के आपने 3,000 कर दिया न्यू एग्रीमेंट के तहत, जिसका 6% का रेट है। 1 लाख की लीज पेमेंट अब 60,000 की हो गई है, और पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला स्टेप, ये जो मैंने गोल्डन रूल आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएंगे। तो वैसे मॉडिफिकेशन क्या होती है? मॉडिफिकेशन को वैसे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, अभी हम उसका कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले चेक करो कि क्या कोई रिडक्शन इन स्कोप है। यस, देयर इज अ रिडक्शन ऑफ स्कोप। 6,000 स्क्वायर मीटर से 3,000 स्क्वायर मीटर हो गया, ये रिडक्शन इन स्कोप है। तो अकाउंट, सबसे पहले उसको अकाउंट फॉर करो। इसको अकाउंट फॉर हमेशा कैसे करोगे? ओल्ड वैल्यूज ओल्ड रेट, एंड ओल्ड रेट पे आप करोगे। फिर उसके बाद रीमेजर करो न्यू रेट पे, और या ओल्ड रेट पे। ओल्ड रेट पे कब करोगे? आरजीबी या फिर इस पे। तो सबसे पहले रिडक्शन की अकाउंटिंग देख लेते हैं। तो मुझे जरा बताओ, आपका लीज लाइबिलिटी एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे क्या कितने की रही होगी? आपने करा होगा 1,00,000 10 सालों के लिए 8% पे। 1,00,000 8% पे 10 सालों के लिए 6,71,000। फिर इसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 6,71,000 पे इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग करते करते 5th ईयर के एंड में आपकी लीज लाइबिलिटी बची होगी 3,99,258 रुपए की आपकी लीज लाइबिलिटी बची होगी। आपका आरओयू कितने का बचा होगा? आरओयू भी इतने का ही दिखा होगा, 671 का। आपने इस 671 को डेप्रिशिएट करा होगा, सॉरी 671 को डेप्रिशिएट करा होगा 10 ईयर्स में, तो 67,100 का डेप्रिसिएशन 1 साल का आया होगा। 5 सालों का डेप्रिसिएशन कितना? 67,100 इंटू 5, 3,35,500। और आपके पास आरयू की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 3,35,500 की आपके पास आरयू की वैल्यू आ रही होगी, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करा तब। ठीक, अब इस 3,99,258 की जो वैल्यू है, ये 6,000 मीटर की है। तो 3,99 डिवाइडेड बाय 6,000 मीटर, 3,000 मीटर आपने छोड़ दिया, तो बताओ कितनी लीज लाइबिलिटी कम हो गई? 3,99,258 डिवाइडेड बाय 2, 199,629 की लीज लाइबिलिटी डेबिट कर दी मैंने, कम हो गई। आरओयू कितने का आ रहा था हमारा? आरओयू आ रहा था 67,100 इंटू 5, 3,35,500। तो 3,35,500 6,000 के लिए है, 3,000 के लिए आपने कम कर दी, तो डिवाइडेड बाय 2, 1,67,750 से आपने अपना आरओयू भी छोड़ दिया, उतने की लीज लाइबिलिटी भी छोड़ दी। आपको गेन लॉस कितने का हो गया? 31,879 का आपको गेन लॉस हो गया। क्या इस गोल्डन रूल का कोई कॉन्सेप्ट है? यस, इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरी क्लास लग जाती है कॉन्सेप्ट समझाने में। तो अभी तो हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ गोल्डन रूल के थ्रू बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने अपना पहला काम कर दिया भाई, आपने रिडक्शन देगी, रिडक्शन का काम कर दिया। अब आप बढ़ोगे अगले काम पे, जो कि क्या है? रीमेजरमेंट। तो रीमेजरमेंट आप करोगे अगर ओल्ड न्यू रेट पे, ओल्ड रेट पे कब करोगे? आरजीबी, वीएलपी और सब्सटेंस, इन सब्सटेंस फिक्स के केस में। ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, तो आप रीमेजरमेंट किस पे करोगे? न्यू रेट पे करोगे। नई लीज लाइबिलिटी कितनी, लीज पेमेंट क्या है? 60,000। बैलेंस लाइफ कितनी बची है? 5 साल, और 6% का रेट है, तो रिवाइज लीज लाइबिलिटी आ जाएगी 6% 5 सालों के लिए। 6% क्या है? न्यू रेट, और 60,000 2,52,742। इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी लीज लाइबिलिटी कितने की आ रही होगी? 3,99,258 माइनस 199,629, वो आ रही होगी
629 की है आपकी लीज लायबिलिटी आ रही होगी। आपको करनी कितने की है? 252,742 की आपको करनी है। तो 53,113 से लीज लायबिलिटी को बढ़ा दो और अपने आरओयू को भी बढ़ा दो। ठीक, आई होप आपको गोल्डन रूल की एप्लीकेबिलिटी समझ आई होगी। अभी और क्वेश्चन भी करेंगे, घबराइए मत। क्वेश्चन नंबर 78, the company has entered into a lease agreement for its retail store on 1 April 2001 for a period of 10 years. The lease rental of 56,000 per annum is payable in arrears. The company recognized a lease liability of 3,51,613 at the inception using borrowing rate of 9.5% per annum. As per the term of the lease agreement, lease rental shall be adjusted after every 2 years to give effect of inflation. Inflation cost as notified by the income tax department shall be used to derive the lease payment. इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स तो था 280 था 1-2 में, 301 हो गया 3-4 में। करंट इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कितना है? 8% है। आपको एंट्रियां दिखानी है ईयर 3 की टू अकाउंट फॉर चेंज इन लीज। तो मुझे जरा बताओ, ओल्ड एग्रीमेंट जो 9.5 पे था, टर्म थी उसकी 10 साल की, लीज रेंटल थे 56,000 के, आपको इसको सीपीआई पे एडजस्ट करना होता है। क्या कोई न्यू एग्रीमेंट बना है? नहीं बना, तो यानी कि देयर इज नो चेंज ना। अच्छा, तो फिर लीज में चेंज क्यों आ रहा है? अगर कोई नया एग्रीमेंट ही नहीं बना तो रिडक्शन इन स्कोप भी वैसे भी नहीं हुआ होगा। अगर रिडक्शन इन स्कोप करना है तो नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो यानी कि पहला स्टेप आपका नो हो गया। इज देयर एनी रिडक्शन? नो। फिर क्या करना है? रीमेजर करना है लीज लायबिलिटी को। किस पे करना है? न्यू रेट पे। लेकिन अगर आरजीबी में चेंज की वजह से है तो ओल्ड रेट। क्या आरजीबी में कोई चेंज हुआ है? नहीं। वेरिएबल लीज पेमेंट में कोई चेंज हुआ है? यस जी, चेंज इन सीपीआई हो गया। तो आप क्या यूज करोगे? ओल्ड रेट। तो यहाँ पे आप रिडक्शन की अकाउंटिंग नहीं करोगे, सीधा रीमेजर करोगे। किस पे करोगे? ओल्ड रेट पे रीमेजर करोगे। तो मुझे जरा बताओ कि आपकी लाइबिलिटी कितने की थी? 56,280 के हिसाब से 301। अब आपके लीज रेंटल कितने के हो गए? 60,200 के हो गए। 60,200 आपके 10 साल तक बैलेंस 5 ईयर के, वो सॉरी 7 ईयर्स के लिए चलेंगे। डिस्काउंट फैक्टर देखो, ओल्ड रेट ही ले रखा है, 8% नहीं लिया, ये ओल्ड रेट ले रखा है। नया रेट क्या था? 8%। उससे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, आपकी लीज लायबिलिटी कितनी आ गई? 3,27,127। ये आ गई रिवाइज रीमेजर्ड लीज लायबिलिटी। जब ये चेंज आया सीपीआई का, तब लीज लायबिलिटी कितने की थी? तब थी 3,04,000। कैसे निकाली? 351 उसने दे रखा था, 9.5% पे ब्याज और 56,000 का रेंट पेमेंट। क्योंकि सीपीआई चेंज से पहले तो आप 56,000 ही पे कर रहे होगे ना। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे आया? दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। फिर ये ओपनिंग, फिर ब्याज माइनस 56, ये आ गया क्लोजिंग। दिस इज क्लोजिंग लीज लायबिलिटी। जब सीपीआई की वजह से आपकी लीज के अंदर चेंज आ गया, तो इतने की लीज लायबिलिटी आपकी आ रही थी। सीपीआई के अंदर चेंज आया, आपने 56,000 को चेंज कर दिया। पहले 280 था, अब 301 हो गया, 60,200 बैलेंस पीरियड के लिए 60,200 का लीज रेंटल। ओल्ड रेट पे आपने लगाया 9.5%। वाई ओल्ड रेट? क्योंकि लीज एग्रीमेंट में या लीज के अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो आपका वो वेरिएबल लीज पेमेंट की वजह से हो रहा है। सर अगर ये वेरिएबल लीज पेमेंट की जो चेंज है ये सीपीआई पे बेस्ड ना होता, ये किसी और फैक्टर के ऊपर बेस्ड होता, तो वो लीज पेमेंट आपकी कंसिडरेशन में ही ना आती, फिर यहाँ पे सवाल ही ना उठता। फिर जो चेंज होता आपको कुछ करना ही नहीं था। क्या पहले 1 लाख आ रहा था, 5 लाख आ गया, 5 लाख पीएनएल में, पहले 1 लाख भी पीएनएल के अंदर जा रहा था। वो बेस सीपीआई पे ही होगा, तभी यहाँ पर सवाल उठेगा, वरना ये सवाल ही नहीं उठेगा। ठीक, तो क्योंकि चेंज वेरिएबल लीज पेमेंट की वजह से हुआ था, तो हमने क्या रेट यूज करा? हमने ओल्ड रेट यूज करा। अगर वो ऐसा बोल देता इस सवाल के अंदर, आपके एग्जाम में आ गया कि जब हमने इनिशियल मेजर करी थी 351,613 की, तो आरजीबी हमने 50,000 ली थी। अब आरजीबी चेंज हो गई है, अब हमें लगता है कि शायद रेजिडुअल वैल्यू गारंटी 60,000 रुपीज की हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? तो आप रीमेजर करोगे लीज लायबिलिटी को। कैसे रीमेजर करोगे? आप लीज रेंटल लोगे 56,000 के, यहां पे आरजीबी के अंदर आप लोगे 60,000 और क्या यूज करोगे? ओल्ड रेट। फिर आपकी क्या आ जाएगी? लीज लायबिलिटी। ये एज इट इज, ये डब्बा एज इट इज ही रहेगा। फिर 3-4 माइनस दिस, जो भी डिफरेंशियल आएगा उसको आप रीमेजर कर दोगे। रीमेजर की एंट्री क्या करोगे? आरओयू टू लीज लायबिलिटी। तो डिफरेंस कितना आया? 22,854 और आपने उसकी एंट्री डाल दी आरओयू टू लीज लायबिलिटी। और क्वेश्चंस हम करके चलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके हम और क्वेश्चंस भी करके चलेंगे। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा
ये आई विल जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74, Jacob Limited entered into a contract for lease of machinery with Jason Limited on 1 January 2018. The initial term of the lease is 6 years and the renewal option for the further 2 years. Annual payment of initial term एंड रिन्यूअल टर्म है 2,80,000 एंड 3.5 लाख। ठीक है, तो 2 सालों के लिए 3.5 है, बाकी 280 है। एनुअल लीज पेमेंट विल इंक्रीज बेस्ड ऑन द एनुअल इंक्रीज इन सीपीआई एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। फॉर एग्जांपल, पेमेंट अगर 1 जनवरी को है तो सीपीआई दिसंबर 18 का लिया जाएगा। जैकोब लिमिटेड इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द लीज इंसेप्शन डेट एंड ऑन 1 जनवरी is 8% and 10% respectively. CPI at the lease commencement date on and on 1 January is 250 और 260. At lease commencement date, Jacob Limited did not think that it will be a viable option to renew the lease, but in the first quarter of 2021, Jacob Limited made some major changes in the retail store which increased the economic life by 5 years. Jacob Limited determined that it would only recover the cost of the improvement if it exercised the renewal option, creating a significant economic incentive. तो इसके अंदर दोनों चीजें आ गई। क्वेश्चन नंबर 74, ओल्ड एग्रीमेंट था आपका 8% पे, टर्म थी 6 सालों की प्लस 2 ईयर की, लीज पेमेंट थे 280 6 सालों के लिए, दूसरे 2 सालों के लिए 3.5। न्यू एग्रीमेंट कुछ बना नहीं, लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो सुन लो। पहला जो चेंज आया है उसने कहा है कि अब मैं ये 2 सालों का एक्सटेंशन लूंगा, तो टर्म के अंदर आपका चेंज आ गया। दूसरा जो चेंज आया है वो ये चेंज आया है आपका ये वाला ये रहा इसका सीपीआई का चेंज। तो यानी कि सीपीआई का चेंज आप कैसे मेजर करते हो? ओल्ड रेट पे। और टर्म का चेंज अदर देन सीपीआई आप कैसे मेजर करते हो? न्यू रेट पे। अब दोनों में लड़ाई हो गई तो कौन जीतेगा? न्यू रेट। तो ऑलवेज न्यू रेट विल प्रिवेल। तो पहला स्टेप गोल्डन रूल का, क्या कोई रिडक्शन है? कोई नया एग्रीमेंट ही नहीं है तो रिडक्शन कैसा? नो। तो सीधा स्टेप 2 पे आ जाओ, रीमेजर लीज लायबिलिटी यूजिंग न्यू रेट और ओल्ड रेट। ओल्ड रेट कब यूज करना है? जब आरजीवी का चेंज है। क्या आरजीवी का चेंज है? नो। क्या वेरिएबल लीज पेमेंट का चेंज है? यस, वेरिएबल लीज पेमेंट का चेंज है। इन सब्सटेंस का चेंज है? नो। क्या न्यू रेट पे अंदर भी कोई चेंज है? यस। अदर देन दीज एक टर्म में चेंज है। तो भाई दोनों ही यूज हो रहे हैं, बोथ आर एप्लीकेबल, तो न्यू रेट विल प्रिवेल। तो आप क्या करोगे? आप रीमेजर करोगे लीज लायबिलिटी को जनवरी 21 के अंदर, आप यानी कि 3 सालों के बाद। 3 सालों के बाद आपने कितना कितना रेंट देना होगा? तो भाई पहला जो आपका कितना 250 से 260 हो गया था, तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 260, तो 2,91,200 चौथे साल के लिए, 5वें साल के लिए और छठे साल के लिए। फिर बाकी के 2 सालों के लिए आपको कितना देना था? 3.5 लाख देना था। इसको भी आप सीपीआई से बदलोगे। 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 250 इंटू 260, 3,64,000, 3,64,000। नया रेट क्या है? नया रेट उसने आपको बताया था ना, अभी कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा 10%। और 1 जनवरी कितना है? 10%। ये लीज कमेंसमेंट का है। तो नया रेट 10% यूज करके आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखे और वैल्यू निकाली 13,18,000। अभी वैल्यू कितनी आ रही है ओरिजिनल लीज पेमेंट की? भाई 6 सालों तक 280 280 280, 8% पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू करके आपने 1398 पे बुक करी होगी। 1398 पे लीज पेमेंट और इंटरेस्ट एट 8% निकाला होगा, तो आपकी वैल्यू आ रही होगी 779,417। 779,417 आ रही होगी। आपको 13-18 करनी है, तो 538 से रीमेजर कर दिया ROU टू लीज लायबिलिटी। ROU टू लीज लायबिलिटी। ठीक, क्या और क्वेश्चन करें? हाँ जी, हम और क्वेश्चन भी करेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाते हैं। Lazy enter into a 10-year lease for 5,000 square meter of office space. The annual lease payment are 1 lakh payable at the end of each year. The interest rate implicit in the lease cannot be readily determined. तो उसने incremental borrowing rate लिया 6% पे at the beginning of year 7। 10 सालों की लीज थी, तो 7, 8, 9, 10 4 साल बचे थे। Lazy and Leisure agreed to amend the original lease by extending the contractual lease term by 4 year। तो उन्होंने 4 साल से लीज को और बढ़ा दिया। याद रखना, बढ़ाया है। ठीक, तो अब 7वें साल की बिगिनिंग में
4 साल बचे हुए थे, 4 और जुड़ गए तो 8 साल हो गए। द एनुअल लीज पेमेंट आर अनचेंज, 1 लाख के 1 लाख ही हैं। लेजी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 7। हाउ शुड द सेड मॉडिफिकेशन शुड बी अकाउंटेड फॉर। ठीक है, तो उसने आपको नया रेट भी दे दिया। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 72। तो ओल्ड रेट जो था आपका कितना था, 6% पे था, उसमें 5000 स्क्वायर मीटर का स्पेस था, टर्म थी जिसकी 10 साल। नया एग्रीमेंट एंटर करा जहां जब रेट हो गया 7%, स्क्वायर मीटर में कोई बदलाव नहीं है। क्या टर्म में चेंज है? यस। टर्म क्या हो गई, 4 साल से बढ़ा दी गई। तो देखो मैंने टर्म कैसे लिखी है, 4+4। तो क्या ये स्कोप का बढ़ना हुआ या घटना हुआ? ये तो बढ़ा दी ना टर्म, देयर इज नो रिडक्शन। तो क्या कोई रिडक्शन है? नो। तो क्या आपको रिडक्शन की कोई अकाउंटिंग करनी है? नो। सेकंड स्टेप क्या है, रीमेजर करो लीज लायबिलिटी को। किस पे? न्यू रेट पे या फिर ओल्ड रेट पे? ओल्ड रेट कब यूज करोगे? आरजीवी में कोई चेंज आया? क्या आरजीवी में कोई चेंज आया? नहीं। क्या वेरिएबल लीज पेमेंट में कोई चेंज आया? नहीं। क्या कोई इन सब्सटेंस फिक्स में कोई चेंज आया? नहीं। तो न्यू ओल्ड रेट तो यूज ही नहीं होगा। क्या ये रेट यूज होगा? न्यू रेट। तो यानी कि जो नया लीज रेंटल है, 8 सालों की बैलेंस टर्म है, 7% पे यूज करके रीमेजर कर दो चुपचाप से अपनी लीज लायबिलिटी को। तो रिमेनिंग टर्म 8, एनुअल पेमेंट 1 लाख, 7%। इससे वैल्यू कितनी आएगी आपकी मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी की? 597,500। और आई होप अब आप लीज लायबिलिटी का प्री मॉडिफाइड वैल्यू तो निकाल ही लोगे, उन दोनों का डिफरेंस आरओयू टू लीज लायबिलिटी। क्या और क्वेश्चन करेंगे? यस, और क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 19 पे। Lazy enter into a 10-year lease for 2000 square meter of office building. The annual lease payment are 1 lakh payable at the end of each year. The interest rate implicit in the lease cannot be readily determined. तो उसने क्या रेट यूज करा था? 6%। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6, तो 4 साल बचे हैं। लेजी एंड लेजर अमेंड टू, सॉरी 5 बचे हैं। लेजी एंड लेजर अमेंड द ओरिजिनल लीज टू, उन्होंने इंक्लूड कर दिया एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस इन द सेम बिल्डिंग, और रिड्यूस कर दी लीज टर्म फ्रॉम 10 ईयर टू 8 ईयर। द एनुअल फिक्स पेमेंट फॉर 3500 स्क्वायर मीटर इज 1.5 लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम ईयर 6 टू 8। ठीक है। लेजी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कितना हो गया? 7% हो गया। तो कंसिडरेशन इंक्रीज इन स्कोप है 1500 स्क्वायर मीटर की, इज नॉट कमेंसरेट विद द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ दैट इंक्रीज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये चीज आपको पता होगी कि अगर एक कमेंसरेट होता है स्टैंडर्ड से, तो हम उसको एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। अभी अभी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, पहले सवाल करना सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37। तो ओल्ड एग्रीमेंट की टर्म कितनी है? 10 साल की है। स्पेस कितना ले रखा था? 2000 स्क्वायर मीटर। लीज रेंटल कितने थे? 1 लाख रुपए के, और 6% का क्या था आपका डिस्काउंट रेट। नया एग्रीमेंट क्या है? आपने लीज टर्म 2 से घटा दी, 10 से 2 कर दी, तो ये रिडक्शन हो गई आपकी। पेस आपने 1500 से बढ़ा दिया, 3500 कर दिया। लीज रेंटल आपने 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया। तो सबसे पहला सवाल गोल्डन रूल का, इज देयर एनी रिडक्शन? यस देयर इज एन रिडक्शन। तो सबसे पहले उसकी अकाउंटिंग करेंगे। आओ जी, रिडक्शन की अकाउंटिंग करते हैं। उसने लीज टर्म गिरा दी, तो मुझे जरा बताओ, 5 साल बचे हुए थे और उसने 2 सालों से लीज टर्म गिरा दी, तो सबसे पहले प्री मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी निकाल लें। हाँ जी सर, पहले प्लीज प्री मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी निकाल लो। तो बताओ जरा, आपने लीज कितने की दिखाई होगी जब स्टार्टिंग करा होगा? 1 लाख रुपए 10 सालों के लिए 6% पे। 1 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10 ईयर, और सॉरी 6% और 10 ईयर, तो वो कितने का आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.06, 1 2 3 4 7 8 9 7.36, तो वो कितने का आ गया? 7,36,000। फिर इंटरेस्ट जोड़ा 6% पे, इंस्टॉलमेंट 1 लाख की, क्लोजिंग। ऐसे 5th ईयर के एंड में लीज लाइबिलिटी कितने की आ गई? 4,21,090 की आपकी लीज लाइबिलिटी आ गई 5th ईयर के एंड में, यानी कि 6th ईयर के बिगिनिंग में। अब यहां पर आपने क्या करा? यहां पर आपने 2 साल से लीज को छोटा कर दिया। 5 साल की लीज बची थी, 2 साल से आपने लीज को छोटा कर दिया। तो आपके पास अब कितने साल बचे हैं? अब आपके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं लीज के। तो अगर लीज लाइबिलिटी में, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज ना आता, तो लीज लाइबिलिटी कितने की दिखती? 1 लाख 1 लाख 1 लाख इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 6%। ओल्ड रेट, भाई अभी मैं कह रहा हूं ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंज ना आता, तो आपकी लीज लाइबिलिटी कितने की दिखती? 1 लाख
इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6% कॉमा 3, तो वो कितना आ जाता 1 डिवाइडेड बाय 1.06 1 2 3 ग्रैंड टोटल 2.673 इनटू 1,00,000 2,67,300। अभी कितने की दिख रही है 421 की, तो लीज लायबिलिटी को कम कितने से करना है -421,090 1,53,790 से आपको लीज लायबिलिटी को कम करना है। 700 का वो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है। 1,53,090 से आपने लीज लायबिलिटी को कम कर दिया। ध्यान से देखो, मैंने अभी कोई न्यू रेट फॉलो नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैं तो बस ये डिराइव करना चाह रहा हूं कि मेरी 10 सालों की लीज थी, 5 साल बीत गए, 5 साल आते ही मैंने 2 साल की लीज का चेंज कर दिया, 2 साल से कम कर दिया, डिक्रीज इन स्कोप। तो जो मैंने कम करा उससे मेरी लाइबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आया मैंने वो निकाला। तो मैंने कहा कि अगर आज के ही दिन मैं अपनी लीज लाइबिलिटी देखूं कि कितनी होनी चाहिए थी, तो वो कितनी होती है, अब मुझे 1,00,000 3 सालों के लिए ही पे करना है एट एन ओल्ड रेट। क्योंकि मैंने अभी कोई न्यू एग्रीमेंट की बात नहीं करी, मैंने रिडक्शन की बात करी है। अभी अभी हमने समझा रिडक्शन किस पे करोगे, ओल्ड रेट पे। तो 1,00,000 1,00,000 1,00,000 एट एन ओल्ड रेट प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आई 267,300 की। अभी मेरी लाइबिलिटी आ रही थी 421,90 की, तो मैंने 1,53,90 से अपनी लाइबिलिटी को कम कर दिया। इतने रुपए का ही 7,36,000 का ही आपने क्या दिखाया होगा, अपना आरओयू दिखाया होगा। 5 सालों के बाद आरओयू की वैल्यू कितनी आ गई होगी, तो 10 सालों की अगर लाइफ है तो 7,36,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, बैलेंस भी तो 5 साल ही है, 736 डिवाइडेड बाय 2, 3,68,000 आरओयू आपका आ रहा होगा। ये आरओयू 5 सालों का आरओयू है, इसमें से 2 साल हटा दो। अब बताओ 3 सालों का आरओयू कितना होना चाहिए, 3,68,000 ये आरओयू 5 सालों का है, इनटू 3 सालों का होना चाहिए डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 2,20,800 माइनस 3,68,000। तो आरओयू में कितना चेंज आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 147,200, वो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है, 147,200 का फर्क आएगा। तो इसका मतलब मैंने कहा कि जो मैंने रिडक्शन करी है 2 की, सबसे पहला स्टेप उसकी एंट्री। तो जब मैं उसकी एंट्री करता हूं तो मैंने कहा जो 2 साल की रिडक्शन हुई है उसमें मेरी लीज लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए थी, जो 3 साल बैलेंस बचे हैं, 1,00,000 की पेमेंट एट एन ओल्ड रेट मुझे करनी है। अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू करूं तो आज के दिन मेरी लीज लायबिलिटी कितनी होती है और अभी कितनी है, उन दोनों का चेंज मैंने लीज लायबिलिटी को कम कर दिया। आरओयू कितना आ रहा था, 5 सालों के लिए आ रहा था, तो अब मेरे को सिर्फ 3 सालों के लिए चाहिए, तो मैंने 2 सालों का आरओयू भी कम कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस मेरा कहां चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चला गया एज ए रिडक्शन, जो मैंने स्कोप छोड़ दिया, डिक्रीज इन स्कोप। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, रीमेजर करना होता है लीज लायबिलिटी को, या तो न्यू रेट पे या फिर ओल्ड रेट पे। ओल्ड रेट सिर्फ 3 केसों में लगता है, आरजीवी में चेंज आए तो, वेरिएबल लीज पेमेंट में चेंज आए तो, इन सब्सटेंस में चेंज आए तो क्या आपके एग्रीमेंट में आरजीवी की वजह से कोई चेंज आया है, नो। क्या आपके एग्रीमेंट में वेरिएबल लीज पेमेंट की वजह से कोई चेंज आया है, नो। क्या आपके एग्रीमेंट में इन सब्सटेंस फिक्स्ड लीज पेमेंट की वजह से कोई चेंज आया है, नो। तो आप किस पे मेजर करोगे, न्यू रेट पे आप मेजर करके चलोगे। मुझे बताओ ये सब ये एंट्री करने के बाद आपकी लीज लायबिलिटी कितने की आ रही होगी, 421 से हटके अब आ रही होगी 267,300 की। आरओयू कितना आ रहा होगा, 2,20,000। यहाँ पे 30-40 रुपए का फर्क आ रहा है, राउंड ऑफ का 2,20,770 का आपका आरओयू आ रहा होगा। अब आप क्या करोगे, अपने लीज लायबिलिटी को रीमेजर करोगे एट न्यू रेट। न्यू रेट आपका कैसे निकलेगा, ये राजी 1,50,000 का लीज रेंटल सिर्फ 3 सालों के लिए 7% पे। तो बताओ जी, 1,50,000 का लीज रेंटल इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7% कॉमा 3, 1 डिवाइड बाय 1.07 1 2 3 2.624 इंटू 1,50,000, वो आती है 3,93,600। अच्छा मैंने कर रखा है, सॉरी, 3,93,600 मेरी रीमेजर्ड लीज लायबिलिटी आती है आफ्टर स्टेप 1। मेरी लीज लायबिलिटी अभी आ कितने की रही है, 267,300, मुझे चाहिए कितने की, 3,93,600। तो एंट्री डाल दो लीज लायबिलिटी और ये एंट्री उल्टी हो रही है शायद, हाँ ये एंट्री उल्टी कर रखी है मैंने, ओ एंट्री होगी आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी कितने से, 3,93,600 माइनस 267,300
1,26,300, 1,26,300 से मैंने क्या कर दिया, अपनी लीज लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। तो अब मेरी लीज लाइबिलिटी कितनी क्या की, 3,93,600। तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज, सबसे पहले चेक करो क्या कोई रिडक्शन हुई है। रिडक्शन कैसे हो सकती है, दो ही केसों में आपको रिडक्शन देता है, टर्म के केस में और एरिया के केस में। भाई टर्म के केस में भी हमने देख लिया लीज लाइबिलिटी कैसे निकालनी है, एरिया के केस में भी हमने देख लिया था, डिवाइड बाय ओल्ड स्क्वायर मीटर इनटू न्यू स्क्वायर मीटर या फिर चेंज स्क्वायर मीटर। टर्म के केस में आपको कैसे निकालनी है, जितनी बैलेंस टर्म है उतनी लीज लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू कितना बनेगा, तो वो आपकी रिवाइज लीज लाइबिलिटी आती है फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन। क्या और क्वेश्चन देखें, हाँ जी, हम एक क्वेश्चन और देख करके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। Lazy enter into a 10-year lease for 5,000 square meter of office space. At the beginning of year 6, Lazy and Leisure agreed to amend the original lease for the remaining 5 years to reduce the lease payment from 1 लाख to 95,000। उसने लीज पेमेंट का रिडक्शन करवा दिया 1 लाख से 95,000। द IRR एट द कमेंसमेंट 6%, लेजी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 7%। एनुअल लीज पेमेंट जो है वो एंड के अंदर होती है। बताओ जी, ओल्ड एग्रीमेंट में लीज टर्म 10 है, लीज रेंटल 1 लाख है, रेट था 6% का। लीज टर्म अभी भी 10 है, लीज रेंटल 95,000 हो गया और न्यू एग्रीमेंट न्यू रेट कितना हो गया, 7%। क्या कोई रिडक्शन स्कोप में हुआ है एरिया टर्म में, नहीं जी, कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है। तो आपको रीमेजर करना होता है लीज लाइबिलिटी को न्यू रेट पे या फिर ओल्ड रेट पे। ओल्ड रेट पे कब, क्या कोई आरजीवी में चेंज आने की वजह से लीज रेंटल कम हुआ है, नहीं। क्या कोई वेरिएबल लीज रेंटल में चेंज आने की वजह से कम हुआ है, नहीं। क्या कोई इसकी वजह से, इन सब्सटेंस की वजह से चेंज हुआ है लीज रेंटल में, नहीं। तो ओल्ड रेट यूज नहीं होगा, क्या रेट यूज होगा, न्यू रेट। तो आओ जी, तो आपको 5 कब कब उसने चेंज करा था, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6। तो 5 सालों के लिए 95,000 एट न्यू रेट, 7% इज योर न्यू रेट। तो 7% इज योर न्यू रेट। आई होप आपको मॉडिफिकेशन का रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दिस इज हाउ यू चूज, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ओल्ड रेट और न्यू रेट कैसे कंसिडर करना है। अब क्योंकि जमाना बदल गया है और एमसीक्यू आते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस पूरे मॉडिफिकेशन के ज्ञान के पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं। क्योंकि कल को उसने आपको ऑप्शन देके पूछ लिया, बताओ ये रीमेजरमेंट है या मॉडिफिकेशन, फिर क्या करोगे, फिर थोड़ा ना ये गोल्डन रूल काम आएगा। तो ये गोल्डन रूल तो आपको सवाल करने के काम आएगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू। तो कभी भी अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन बदल जाए तो वो मॉडिफिकेशन है, अदरवाइज वो मॉडिफिकेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना होता है, इज देयर एनी चेंज इन द ओरिजिनल टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लीज, यस, देन देयर इज अ मॉडिफिकेशन, नो देन देयर इज अ रीमेजरमेंट। रीमेजरमेंट आप करते हो लीज लाइबिलिटी का, आप यूज करते हो रिवाइज रेट अगर एक्सटेंशन टर्मिनेशन परचेज होता है अंडर द ओरिजिनल लीज। अदरवाइज आप यूज करते हो ओरिजिनल रेट, एक्सचेंज रेट इन आरजीबी वीएलपी। इन सब्सटेंस के केस में आप क्या यूज करते हो, ओरिजिनल रेट। अगर एक्सटेंशन टर्मिनेशन परचेज और चेंज इन आरवी और वीएलपी इन सब्सटेंस दोनों हैं, तो आप रिवाइज रेट का यूज करते हो, जिसको हम न्यू रेट बोल रहे थे। अगर ओरिजिनल टर्म के अंदर चेंज आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। अगर मॉडिफिकेशन है तो चेक करो क्या डिक्रीज इन स्कोप है, तो आप एंट्री करते हो लीज लाइबिलिटी टू आरओयू। अगर डिक्रीज एरिया की तरफ से हुआ है तो ओल्ड लीज लाइबिलिटी और आरओयू डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया, हमने लिया था ना 6,000 इनटू डिक्रीज इन एरिया 3,000। अगर टर्म की वजह से हुआ है तो आरओयू कैसे निकालते हो, आरओयू इनटू रिवाइज रिड्यूस टर्म डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टर्म। लीज लाइबिलिटी कैसे निकालते हो, लीज लाइबिलिटी एट ओरिजिनल आईआरआर फॉर बैलेंस टर्म, हमने निकाला था ना 3 सालों के लिए। फिर उसके बाद आप रीमेजर कर देते हो एट न्यू रेट। अगर इंक्रीज इन स्कोप है, कोई उसने एडिशनल स्क्वायर फीट एरिया लिया, जैसे हमारे में 1500 लिया था और वो अकाउंट फॉर हो रहा है एज ए सेपरेट लीज। सेपरेट लीज कब अकाउंट फॉर होता है, जब इंक्रीज हो और कंसिडरेशन कमेंसरेट करे विद स्टैंडअलोन प्राइस, तो कंसीडर इट एज अ न्यू लीज। फिर आपको पुरानी लीज में कुछ भी नहीं करना, फिर जो भी उसने एडिशनल पेमेंट करी है, लेट से वो अगर वो कर देता कि यहाँ पर कमेंसरेट है 1500 स्क्वायर मीटर में, तो जो एडिशनल पेमेंट है 50,000 रुपए, हम मान लेते कि भाई, या फिर वो कोई इंफॉर्मेशन देता तो उससे आप नया आरओयू और नई लीज लाइबिलिटी क्रिएट करते थे। और अगर ऐसा नहीं है, सेपरेट लीज नहीं है, तो आपको रीमेजर करना होता है एट रिवाइज रेट। ये चार्ट आपको एमसीक्यू के लिए गिवन है। आपको इसकी, आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो आपको इसमें नहीं पढ़ना,
फॉर क्वेश्चंस आपको सीधा क्या यूज करना है, गोल्डन रूल यूज करने हैं, जिससे हमने प्रैक्टिस करी। जैसे ही सवाल दिखे, स्टेप 1 क्या कोई रिडक्शन है तो उसे अकाउंट फॉर करो, ओल्ड रेट का इस्तेमाल करते हुए। न्यू रेट कहीं दूर दूर तक नहीं आएगा रिडक्शन में। फिर उसके बाद अपनी रीमेजर कर दो लीज लायबिलिटी को, अब नए रेट पे करें या ओल्ड रेट पे करें। ओल्ड रेट सिर्फ तब यूज करना अगर चेंज आ रहा है आपके एग्रीमेंट में ड्यू टू आरजीबी, या फिर ड्यू टू वेरिएबल लीज पेमेंट, या फिर ड्यू टू इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट। अगर इन तीनों के अलावा किसी और चीज की वजह से चेंज आ रहा है, जैसे एक्सटेंशन, टर्मिनेशन, परचेज या चेंज इन टर्म, तो ऑलवेज टेक द न्यू रेट। अगर दोनों ही आ गए, आरजीबी में भी चेंज आ गया और टर्म में भी चेंज आ गया, तो न्यू रेट विल प्रिवेल। क्या वो वाली वेरिएबल लीज पेमेंट्स भी आएंगे जो सीपीआई और इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती, तो वो कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं है। उनमें अगर कोई चेंज आएगा तो आपको कुछ नहीं करना। पहले 1 लाख P&L में गया था, आज 20 लाख जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज आ रहा है तो हम उस हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं। देन देयर इज नो मॉडिफिकेशन एट ऑल। ये चार्ट आपको काम आएगा एमसीक्यू में। हो सकता है ना भाई वो आपको कह दे कि ओरिजिनल टर्म में चेंज नहीं आया, बताओ रीमेजरमेंट है या मॉडिफिकेशन है, या रीमेजरमेंट हो रहा है, बताओ नया रेट यूज होगा या फिर ओरिजिनल रेट यूज होगा। तो एक्सटेंशन, टर्मिनेशन, परचेज में नया रेट, बाकी केस में ओल्ड रेट। तो इसलिए मैंने ये चार्ट बना के रखा है ताकि एमसीक्यू भी आपके यहाँ से सॉल्व हो जाए। वैसे मैंने ना ये चीज यहाँ पर भी लिख रखी है जो हमने छोड़ दी थी, देखो कंसिडरेशन के टाइम में कि whenever there is a change in lease liability will be remeasured at original discount rate when there is a change in तीनों की वजह से, वेरिएबल लीज पेमेंट, इन सब्सटेंस और आरवीजी तो आपको ओरिजिनल रेट, इन दोनों की वजह से रिवाइज डिस्काउंट रेट, और जर्नल एंट्री आपको ये करनी है लीज लायबिलिटी टू आरवीजी। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। लीज मॉडिफिकेशन ऑफ लेजर। लेजर कैसे करके चलेगा, अगर वो सेपरेट लीज अकाउंट फॉर हो रही है जिसकी कंडीशन सेम है, तो वो लेजर अकाउंटिंग मॉडल लगा के चलेगा एज नॉर्मली। और अगर वो सेपरेट लीज मेजर नहीं हो रही, तो आपको देखना है कि अगर यही मॉडिफिकेशन इंसेप्शन पे होती, तो आप लीज को कैसे क्लासिफाई करते, तो आप क्लासिफाई करते अगर एज फाइनेंस लीज, तो वो इंड एस 109 चेंज इन मॉडिफिकेशन इन फाइनेंशियल एसेट, डी रिकॉग्निशन इन फाइनेंशियल एसेट के जो कंडीशंस हैं, जो अकाउंटिंग है उसको अप्लाई करके आपको अपनी अकाउंटिंग करनी होगी। और अगर वो क्लासिफाई होती है एज ऑपरेटिंग लीज, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप एसेट को डेबिट कर दोगे टू लीज रिसीवेबल, किस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे भी लीज रिसीवेबल आ रहे होंगे, और आप अपनी एज यूजुअल अपनी रेंटल इनकम फिर बुक करना शुरू हो जाओगे। तो अगर मॉडिफिकेशन हुआ, फाइनेंस लीज आपने रिकॉग्नाइज कर रखी थी इनिशियली, आज मॉडिफिकेशन हो गया, तो चेक करो कि क्या मॉडिफिकेशन सेपरेट लीज है। अगर सेपरेट लीज है तो फिर काम ही खत्म हो गया। अगर वो सेपरेट लीज नहीं आ रही इन केस, तो आपको देखना है कि अगर ये मॉडिफिकेशन बिगिनिंग में होती, तो क्या तब भी ये फाइनेंस लीज होती, हाँ जी ये तब भी फाइनेंस लीज होती। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ चेंज इन फाइनेंशियल एसेट। एक्चुअली में लीज रिसीवेबल क्या होते हैं, आपके फाइनेंशियल एसेट। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, आपके फाइनेंशियल एसेट में चेंज आया है। तो जाके इंडेक्स 109 से पूछो वो क्या कहता है, तो डी रिकॉग्निशन की गाइडेंस यहाँ पे लगा देना। अगर वहां पे ये, अगर आप इस मॉडिफिकेशन को इनिशियली लगाते और ये ऑपरेटिंग लीज हो जाती, तो ये 116 का केस है। तो 116 कहता है कि फिर आप अपनी एसेट को वापस से दिखाओ। याद है ना आपको, आपने क्या अकाउंटिंग करी थी, ये रहा, आपने एसेट डी रिकॉग्नाइज कर दी थी। तो कहता है कि अब क्योंकि चेंज आ गया, तो ये वाली अकाउंटिंग तो लग नहीं सकती, तो इसी एंट्री को रिवर्सल पास कर दो, किस वैल्यू पे, जिस भी वैल्यू पे आपके लीज रिसीवेबल आ रहे हैं उस वैल्यू पे। तो कोई गेन लॉस तो नहीं आएगा, आपकी एसेट दिखने लग जाएगी। अगर ऑपरेटिंग लीज में चेंज आ गया तो उसमें तो कुछ भी नहीं करना, जैसे ही चेंज आया आगे के रेंटर बदल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी बात करते हैं सबलीज की। तो सबलीज के केस में क्या होता है कि एक लेजी है जिसने एक चीज लीज रेंट पे लिया और लेजर से लिया, ये मेन लेजर है, इसने लेजर अकाउंटिंग मॉडल यहाँ पे एज यूजुअल लगा रखा है। लेजी ने अपने आरओयू और लीज लायबिलिटी दिखा रखा है, ये मेन लीज है, ठीक है। लीज रेंट पे कर रहा है और इसने अपना राइट दे दिया, तो इसने अपना राइट रिकॉग्नाइज कर लिया और लीज लायबिलिटी आ गई, इसको बोलते हैं हेड लीज। फिर इस बंदे ने क्या करा, इस लेजी ने, इसने किसी और को सब लीज कर दी, वो अब इसको लीज रेंटल दे रहा है और इसने इसको अपना आरओयू दे दिया, तो अब ये लेजर भी बन गया। यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया सब लेजर और इसको क्या लिख दिया, सब लेजी। लेजी नहीं लिख सकता क्योंकि ये लेजी ये खुद भी है, तो मैंने सब लेजी लिख दिया। तो यानी कि इस लेजी ने जो अपना ये आरओयू रिकॉग्नाइज कर रखा था वो इसको दे दिया और बदले में इसे लीज रेंटल लेने लग गए। तो अब ये लेजर लेजर अकाउंटिंग लगाएगा और चेक करेगा कि क्या फाइनेंस लीज है जो ये वाली लीज है,
अब ये जब चेक करेगा फाइनेंस लीज तो आपको याद होगा वन ऑफ द कंडीशन ऑफ फाइनेंस लीज के क्या लीज मेजर इकोनॉमिक लाइफ कवर करता है या नहीं। तो उस मेजर इकोनॉमिक लाइफ में ये अपने आरओयू की लाइफ लेगा। आरओयू की लाइफ मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसने इससे लीज लिया था 40 साल की बिल्डिंग थी, इकोनॉमिक लाइफ थी, इसने 10 सालों के लिए ही ली, फिर इसने 8 सालों के लिए उसको सबलीज या 9 सालों के लिए उसको सबलीज कर दिया, तो जो आप इकोनॉमिक लाइफ वाली कंडीशन चेक करोगे वो 9/10 से चेक करोगे, 9/40 से चेक नहीं करोगे। जब आप इस लेजर की अकाउंटिंग, मेन लेजर की अकाउंटिंग चेक कर रहे थे तो इकोनॉमिक लाइफ वाली कंडीशन आपने 9/40 से चेक करी थी कि कितना परसेंटेज ऑफ लाइफ कवर्ड है। लेकिन सबलीज के केस में उसके पास आरओयू 10 साल का है तो 9/10 से चेक करोगे, ठीक। तो हो सकता है वो फाइनेंस लीज कवर कर जाए। अगर वो फाइनेंस लीज कवर कर गया तो आप लीज रिसीवेबल दिखाओगे और आरओयू को निकाल दोगे। लीज रिसीवेबल किस पे दिखाओगे? नेट इन्वेस्टमेंट पे, और जो भी गेन लॉस होगा उसको बुक करके चलोगे, और एज इट इज जो हमने लीज रिसीवेबल की एंट्रीज देखी वैसे आपकी बुक होती रहेंगी। अगर उसका लेजर अकाउंटिंग मॉडल लगा के ऑपरेटिंग लीज बनाए तो चुपचाप लीज रेंटल बुक करता रहेगा और अपने एलईआर दिखाता रहेगा। ये बंदा क्या करेगा? ये अपना आरओयू और लीज लायबिलिटी निकालेगा और एज यूजुअल अपनी आरओयू और लीज लायबिलिटी को दिखा करके चलेगा। अच्छा, अगर हेड लीज यानी कि ये वाली जो लीज है हेड लीज, अगर ये एक शॉर्ट टर्म लीज है तो सब लीज हमेशा ऑपरेटिंग लीज होगी। इन अदर केसेस आपको कंडीशन लगानी है लीज क्लासिफिकेशन की विद रिस्पेक्ट टू आरओयू एंड नोट द होल एसेट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। डिस्काउंट रेट ऑफ हेड लीज क्या लोगे? वो आप लेते हो एडजस्टेड विद इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट विल बी यूज। इफ आईआरआर ऑफ सब लीज कैन नॉट बी डिटरमिन तो आप हेड लीज का डिस्काउंट रेट यूज कर सकते हो। अगर टोटल रेंट जो है जो आपको सब लीज में मिल रहा है वो कम मिल रहा है आपके कैरिंग अमाउंट ऑफ आरओयू, तो ये एक इंडिकेटर है आरओयू के इम्पेयरमेंट का। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फॉर एमसीक्यू। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि भाई अगर आपने आरओयू लिया और आपने उसको सबलीज कर दिया लेकिन जितने का आपका आरओयू है उतने का आपको रेंट भी नहीं मिल पा रहा, तो इसका मतलब आपका आरओयू ज्यादा वैल्यू पे आ रखा है, तो यू हैव टू अमोर्टाइज इट, ओ सॉरी इम्पेयर इट। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है हेड लीज और सब लीज के वो एंटर्ड हुए हैं सेम टाइम में तो आपको अप्लाई करने हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन जो हम अभी देखेंगे, ठीक। दिस इज द केस ऑफ सब लीज। अब आते हैं सेल एंड लीज बैक पे। तो सेल एंड लीज बैक पे मैंने पूरी एक फुल वीडियो बना रखी है इन्हीं सेम नोट्स के साथ विद क्वेश्चन, वो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके सेल एंड लीज बैक की वीडियो को भी देख सकते हो। तो सेल एंड लीज बैक के अंदर नॉर्मली होता क्या है कि पहले जो पार्टी होती है वो सेल कर देती है, देन उसी एसेट को लीज ले लेती है, लीज पे ले लेती है, तो इसको बोलते हैं सेलर लेजी, इसको बोलते हैं बायर लेजर। सेल एंड लीज बैक होने के लिए पहले सेल होना जरूरी है। सेल के लिए इंडेक्स 115 आके खड़ा हो जाएगा। जैसे ही सेल की बात आई तो इंडेक्स 115 आ जाएगा कि सेल मैंने कहीं सुना, तो इंडेक्स 115 कहता है स्टेप 5 के अंदर के कंट्रोल ट्रांसफर होना चाहिए। तो अगर कंट्रोल ट्रांसफर हुआ तो ही सेल है, और अगर सेल है तो ही लीज है, और अगर सेल है तो ही सेल एंड लीज बैक है, और अगर कंट्रोल ही ट्रांसफर नहीं हुआ तो देयर इज नो सेल एंड लीज बैक। तो क्या कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है? नहीं, तो आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट एट फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो भी आपने अमाउंट रिसीव करा है, और अगर वो सेल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। और ये किस पे एम्फेसिस देता है? कंट्रोल पे। अब इसके अंदर कुछ फेयर मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट होती हैं जो मैंने उस वीडियो में बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस कर रखी हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके उनको जरूर देखिएगा, बिल्कुल सेम नोट्स के साथ कवर्ड है। फिर आती है बात शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू लीज की। तो शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है? अ लीज हुज ड्यूरेशन इज 12 मंथ और लेस, वो होती है शॉर्ट टर्म लीज। बट इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? ऑप्शन टू परचेज द एसेट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। द मोमेंट अगर आपकी लीज के अंदर ऑप्शन टू परचेज द एसेट इंक्लूड है तो वो शॉर्ट टर्म लीज नहीं बन सकती, ठीक। शॉर्ट टर्म लीज की एक्सेप्शन जो है आपको क्लास बाय क्लास बेसिस पे चेक करनी होती है, लीज बाय लीज बेसिस पे नहीं। लो वैल्यू लीज क्या होती है? वो लीज जिनमें एसेट की वैल्यू लो है एट व्हेन द एसेट इज न्यू। लीज रेंटल लो नहीं है, जब एसेट ही नया है। अगर एसेट नया लेने जाए तो सस्ता है तो वो लो वैल्यू लीज है, अदरवाइज वो लो वैल्यू लीज नहीं है। गाड़ी कभी भी लो वैल्यू लीज नहीं हो सकती। कैलकुलेटर ले लिया भाड़े पे तो वो लो वैल्यू लीज हो सकता है। तो लो वैल्यू लीज की कंडीशन है कि लेजी जो है बेनिफिट कर ले पाएगा फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट
फ्रॉम इट्स ओन या टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज, यानी कि इंडिपेंडेंटली वो बेनिफिट ले सके उस एसेट से, प्लस अंडरलाइंग एसेट जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी कि अगर यदि ये कैलकुलेटर का होना, या कोई आपने कंप्यूटर भाड़े पे लिया 30,000 रुपए का, लेकिन वो कंप्यूटर का यूज डिपेंडेंट है उस मशीन से जो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ चली आ रही है, अदरवाइज उस कंप्यूटर का कोई यूज नहीं है, तो आप उस कंप्यूटर की लीज को ये नहीं बोल सकते कि वो लो वैल्यू लीज है। वो उस मशीन के साथ ही वो लीज में जाएगी और आरओयू और लीज लायबिलिटी के अकाउंटिंग का पार्ट बनेगा। फर्दर द अंडरलाइंग एसेट शुड बी लो वैल्यू व्हेन न्यू। आपको एक कंडीशन चेक करनी होती है लीज बाय लीज बेसिस पे, अगर लेसी वांट टू सबलीज देन एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल। तो भाई अगर आप लीज पे लेने के बाद उसको सबलीज करने वाले हो तो भी वो लो वैल्यू की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों फुलफिल हो जाती हैं तो आप इनके आने वाले लीज रेंटल को पीएनएल अकाउंट में डालते हो, कोई आरओयू और लीज लायबिलिटी के झंझट में नहीं पड़ते हो। फिर एक बात आती है लीज क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लेजी के केस में कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल आरओयू और एलएल दिखाएगा और लीज और नॉन लीज कंपोनेंट गाइडेंस को अप्लाई करेगा। लेजर के केस में वो असेस करेगा फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज फॉर लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेटली, अलोकेट करेगा लीज पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू के बेसिस पे उनकी लीज पेमेंट को अलोकेट करेगा। इफ अनेबल टू अलोकेट देन द एंटायर लीज इज अ फाइनेंस लीज। अगर अनक्लियर है बोथ द एलिमेंट तो हम मान लेंगे ऑपरेटिंग लीज। इस पे थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा बन सकता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं हुए हैं। If the amount of land is immaterial, then lessor may choose to apply the point as a single unit and use economic life of the building। भाई अगर लैंड की वैल्यू इतनी छोटी है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो मान लो लीज बिल्डिंग पे लिया और लीज बिल्डिंग की लाइफ के हिसाब से अपना क्लासिफिकेशन चेक कर लो। फिर उसके बाद पॉइंट आता है लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट का। तो आपको हमेशा सेपरेट करने होते हैं लीज और नॉन लीज कंपोनेंट। कब? अगर लेजी कैन बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट प्लस द एसेट इज नीदर डिपेंड और इंटरलेटेड विद द अदर अंडरलाइंग एसेट। तो जब मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल दिया तो क्या कंप्यूटर की लीज सेपरेट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि कंप्यूटर का यूज डिपेंड करता है उस मशीन पे। ठीक। इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड द मल्टीपल एसेट आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल लीज कंपोनेंट। अगर ये इन दोनों में से कोई भी दोनों कंडीशन सॉरी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपको सेपरेट करना पड़ता है लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को। अलोकेशन शुड बी बेस्ड ऑन किस पे अलोकेशन करोगे? उन दोनों के स्टैंड अलोन प्राइस के ऊपर आप अलोकेट करोगे। अच्छा, लेजी हैज एन अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस टू नॉट टू सेपरेट लीज और नॉन लीज कंपोनेंट। सच चॉइस इज एप्लीकेबल ऑन क्लास बेसिस एंड लेजी डज नॉट कंटेन एनी एम्बेडेड डेरिवेटिव। वो कह रहा है कि भाई आपके पास देखो चॉइस है कि आप चाहो तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर सकते हो कि हम सेपरेट नहीं करेंगे, लेकिन ये क्लास बेसिस पे होगा। आपने जिस क्लास पे अकाउंटिंग पॉलिसी लगा दी तो उस क्लास पे आप कभी भी सेपरेशन नहीं करोगे, प्लस उस लीज में कोई एम्बेडेड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई नॉन लीज कंपोनेंट है वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं कर रहा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने क्या करा, आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, अब उस बिल्डिंग का किराया है 1 लाख, प्लस आपने लिफ्ट की सर्विस भी अवेल करी है और उसके आप 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, टोटल आप दे रहे हो 1,20,000। तो यानी कि यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक लीज का कंपोनेंट है और एक नॉन लीज का कंपोनेंट है। आप लिफ्ट की सर्विसेज भी ले रहे हो और अदर फैसिलिटीज जो अगर आपने अवेल करी है आप उसकी सर्विसेज भी ले रहे हो, और आपने एक चीज भाड़े पे भी ली है। तो इन दोनों के स्टैंड अलोन प्राइस पे आपको 1,20,000 को बाइफरकेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो वैल्यू आप दोगे, उस जो फ्लैट आपने रेंट पे लिया है उसके बेसिस पे आप आरओ और लीज लायबिलिटी दिखाओगे, और जो वैल्यू आप अलोकेट करोगे फैसिलिटी की सर्विस पे तो उसको आप पीएनएल के अंदर चार्ज करोगे एज एंड व्हेन यू पेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आपने कोई ऐसी पेमेंट करी है जिससे आपको कुछ मिल नहीं रहा, जैसे आपने 1 लाख रुपए का फ्लैट भाड़े पे लिया लेकिन आपने कहा कि हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भी मैं ही पे करूंगा, तो प्रॉपर्टी टैक्स पे करने पे आपको कुछ नहीं मिल रहा ना। अगर आप उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस पे कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिल रहा ना, बिल्डिंग तो किसी और की है, तो वो भी आपका लीज रेंटल का पार्ट बन गया। उस केस में आप सेपरेट नहीं करोगे, उस केस में आप उसको अपना लीज रेंटल का पार्ट बना के ही अपना आरओयू और एरएल दिखाओगे। तो इफ एनी नॉन लीज कंपोनेंट डज नॉट ट्रांसफर एनी गुड्स और सर्विसेज टू लीज देन सच अमाउंट शैल बी एलोकेटेड बिटवीन लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। अगर कोई और नॉन लीज कंपोनेंट है तो combination of contract by two or more contract enter with the same party then or with the related party of that party plus the contractor negotiated a package, या फिर the amount of consideration depend on each other, या फिर the right to use are considered a single lease component। अगर इन तीनों में से कोई एक प्लस वो रिलेटेड पार्टी है तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट जो ये करा है
इंटरडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉन्ट्रैक्ट मान के लीज अकाउंटिंग लगानी होगी। दिस इज द प्रोविजन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो यहाँ पे आपका इंड एस 116 के कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, आपका थॉरली रिवाइज हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को अगला स्टैंडर्ड आप कौन सा चाहते हो। मिलते हैं आपसे अगली वन शॉट रिवीजन में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।